स्वच्छ हो गंगा का जल, स्वच्छ स्वच्छ हो गंगा का जल, अमृत सा होना चाहिए। हो आत्मनिर्भर राष्ट्र, हो आत्मनिर्भर राष्ट्र, पूर्ण समृद्ध होना चाहिए। प्राचीन धर्म स्थलों का पुनरुद्धार होना चाहिए। भारत पुनः हो विश्वगुरु, भारत पुनः हो विश्वगुरु, ये प्रयास होना चाहिए। प्रगति की संभावना अनंत होना चाहिए। संस्कृति सनातन धर्म पर अभिमान होना चाहिए। पाठ्यक्रम शिक्षा में भी, पाठ्यक्रम शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, गुरुकुल भी होना चाहिए। क्या बात है। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस शो में, जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। जिस मकसद से मैंने इस शो के बारे में सोचा था, इस शो को शुरू करने की मेरे मन में आई थी, वो मकसद मैं समझता हूं बहुत हद तक पब्लिक तक पहुंच गया है, जनता तक पहुंच गया है। जी हाँ, मैं ये साबित करना चाहता था कि इंटरव्यूज़ गुफ्तगू भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ बातचीत भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ शालीनता के साथ भी लिए जा सकते हैं। जितने पिछले पहले सीज़न में आपने मेरे मेहमानों के साथ मेरी वार्तालाप देखी, सेकंड सीज़न शुरू हुआ, उसका भी आप लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया है। आज मैं स्वागत करने जा रहा हूँ एक ऐसे किरदार को, एक ऐसे एक्टर को, जिसकी एक्टर के साथ साथ एक और भी पहचान है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, आप लोगों ने नाम तो पढ़ लिया है, शैलेंद्र श्रीवास्तव। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर हैं जो एक्टर के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों के साथ कविता पढ़ते हैं। जी हाँ, सिर्फ शब्दों की बॉल नहीं फेंकते, डायलॉग्स नहीं मारते, ये शब्दों की चयन, शब्दों के बारे में सोचना। कविता आज ऐसे नहीं बनती, ये बहुत अच्छे कवि भी हैं, इन्हें बहुत बड़े लेवल पर इनको अवार्ड भी मिला है। मैं चाहूँगा कि उनके मुंह से ही जानें कि आपने इस दूसरे प्रोफेशन को कैसे अपनाया है और कैसे साथ साथ में चल रहे हैं और क्या क्या उपलब्धि हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में। आप कहें तो मैं अभी उनसे आपकी मुलाकात करा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से। क्या बात है मुकेश जी। हैं नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। वर्षों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और ये मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने पटल पर मुझे ये सम्मान दें। अरे नहीं, आप उसके लायक हैं, उससे भी ज्यादा की लायक है। मुझे खुशी है कि आज हम पिछले 2 महीने से जो हम मुहूर्त बिठा रहे थे, जी जी वो मुहूर्त आज जाके बना। जी, हर चीज तभी होती है जब सेट होता है, लिखा होता है। बहुत उचित आए कहा आप, आपने। बहुत खुशी है मेरे जी। को, बहुत सी बातें पूछनी है, बहुत सी बातें जाननी है, पब्लिक को बतानी है। बैठ के बात करते हैं, बैठ के आइए बैठिए। मैं क्यों कह रहा हूँ पहचानना है आपको ज्यादा मुझे, देखिए मेरे हर इंटरव्यू में मैं लोगों से कहता हूँ कि आप इन आर्टिस्ट को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पहचानते नहीं आप। जैसे कोरोना में बहुत सालों के बाद मैं समझता हूँ दादा ने पोते को पहचाना होगा, पोते ने दादा को पहचाना होगा, फादर ने, अब कभी कभी तो वाइफ को भी सुबह निकल जाते हैं, 9 बजे रात को आते हैं घर में काम कर कर। जिस दिन कोरोना ने मिला दिया 24 घंटे साथ में, तो बोला अरे ये तो खराटे भी मारता है, अच्छा ये तो ऐसे खांसते भी हैं और चलने में नहीं देख पाते, उसको पहचानना बोलते हैं। तो मैं क्यों इस बात को उठा रहा हूँ शैलेंद्र जी, मैं अगर आपको जानने की मैं ये कोशिश करूं कि मैं आपको कितना जानता हूं, तो 2 बातों ने मेरे को आपको मेरी याददाश्त में सजा के रखा है।
एक तो ये है कि आपने शक्तिमान में मेरे साथ काम किया था, जी गंगाधर के साथ कॉमेडी की थी, जी आप कुछ हवलदार ऐसे कुछ गनवन लेके बैठे थे और गंगाधर आके आके गनवन छीनता है आपसे, वो याद है आपको सीन? जी जी याद है। एक वो सीन याद है, और एक मुझे ये बात याद रहेगी कि भोजपुरी फिल्म में अवार्ड फंक्शन में जी मुझे भी नॉमिनेट किया गया था, आपको भी नॉमिनेट किया, मेरी पहली भोजपुरी फिल्म और जी। लास्ट भोजपुरी, बाद में कभी नहीं की। जी उसमें मुझे कौन सा भाऊजी की सिस्टर से कुछ फिल्म, हाँ। सुरेंद्र पाल, हाँ जी मैं मान गया था, मैं करता नहीं था रीजनल फिल्म में, उसमें मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया, पता लगा मेरा अवार्ड आप खा गए, जी आपको बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। तो मैं देख रहा ये कौन है, मैं हाँ ये शैलेंद्र वही है जो मेरे साथ काम करता है, और मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद में मैंने फिर कोई भोजपुरी नहीं की। सो दो आपके दो माइलस्टोन मुझे याद हैं, बाकी जितने भी माइलस्टोन हैं लेट अस टॉक अबाउट दैट। जी चलिए हम एक फॉर्मल वे से इंटरव्यू शुरू करते हैं, जी क्योंकि आजकल मैं चाहता हूं कि आपकी हर बात बाहर निकले, लोग आपको जानना चाहते हैं, मेरे को तो जान चुके हैं, पहचान जी। भी चुके हैं वो लोग। तो पहले बात तो हम करते हैं कि ये जो हमेशा सब पूछते हैं कि कहाँ जन्म हुआ और कहाँ से आए, कहाँ से एजुकेशन लिया आपने? मेरा जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। जी, शिक्षा वहीं प्राप्त की, बलिया। बलिया में ही। और ग्रेजुएशन के बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करना चाहता था। थे। अच्छा, और फॉर्म वगैरह भर दिया था, सब कुछ हो गया था। और एशियन गेम्स चल रहे थे और मेरे पिताजी दिल्ली में पोस्टेड थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में। ओके, तो मैंने उनको बोला कि मैं एशियन गेम्स देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हाँ, और उसी दौरान मैं सोचा कि पहुँचूंगा दिल्ली तो मैं फॉर्म वॉर्म भर दूंगा NSD का, हूँ। और मैं बोलूँगा कि मुझे NSD करना है। अच्छा, फॉर्म वॉर्म सब मंगा लिया, सारा कुछ हो गया। बट उस दौरान एक बीमारी, महामारी आई थी एशियाड के टाइम। एशियन जिस जो इस वक्त आप हमने जैसे पैंडमिक कोविड देखा है, उस दौरान डेंगू नाम की एक फीवर डेंगू आया था। बहुत बुरी हालत थी। हमारे सबसे बड़े डायरेक्टर जी यश चोपड़ा जी को भी जी डेंगू की वजह से मौत। यस जी। तो वो डेंगू फीवर हमारे पूरे परिवार को हो गया था, लेकिन मेरे 16-17 साल के भाई की डेथ हो गई उसमें। ओहो, और उस शॉक में उसके 28 दिन बाद मेरे पिताजी जो हृदय रोगी थे, डॉक्टर ललन प्रसाद, वो बहुत बड़े पोएट भी थे, कवि थे, मैंने कवि सुना, थे। बहुत बड़े जी कवि जी थे। जी। और उनकी पुस्तक भी मैंने आपको दी थी। हाँ, मुझे आपने पुस्तक दी। जी, तो उनकी भी डेथ हो गई उसी दौरान। उसी दौरान 28 दिन के अंदर, मतलब घर में 2 डेथ हो गई। तो एशियाड तो देखा ही नहीं होगा आपने? नहीं, सब वो टिकट बेकार हो गए। और फिर अब फैमिली संभालो और कौन NSD जाए, क्या जाए। लेकिन NSD के लोगों को ये पता था कि मैं NSD में एडमिशन चाहता था। तो जो उसके लेक्चरर प्रोफेसर्स थे वो इतने उदार निकले कि उन्होंने कहा, बेटा कई बार जीवन आपको NSD से ज़्यादा सिखाता है। हाँ, क्या बात। तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आप शाम को थिएटर हमारे साथ करो, कोई जॉब करो, परिवार को संभालो, वर्कशॉप करो या वर्कशॉप करो। हमारी लाइब्रेरी आपके लिए खुली है, आप पढ़ सकते हो जो किताब पढ़नी है आपको। हम रेकमेंड करेंगे ये किताबें पढ़ो। आपको ट्रेनिंग सब मिलेगी, सर्टिफिकेट नहीं पा पाओगे आप, क्योंकि आप हमारे ट्रेनिंग ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं हो। और कैसे आपको जानते थे या क्यों आपसे उदार हुए? क्योंकि मैं वहाँ आता जाता था और एमेच्योर थिएटर करना शुरू किया था मैंने। उनकी आंखों में तुम आए। और मैं था। अमिताभ दास गुप्ता एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जो ब्रेक्टियन स्टाइल की एक्टिंग कराते थे। ब्रेक्टियन मिरर उनके ग्रुप का नाम था। तो उन्होंने कहा कि हम ब्रेक्टियन स्टाइल में हमको ट्रेंड किया उन्होंने। तो उसके बाद जो अच्छे डायरेक्टर्स थे थिएटर के, अलकाजी तो थे उस वक्त। अलकाजी थे, लेकिन मैं वो चूंकि NSD के लोगों को ही सिखाते थे, बाहर के लोग। बट दूसरे जो प्रोफेसर थे, रोबिन दास, सुधीर कुलकर्णी, लाला हजारिका, ये लोग मुझे बुलाना शुरू किए। और दिल्ली के एक दिग्गज डायरेक्टर हैं, शायद आपने नाम सुना हो, राजेंद्र नाथ जी। अभियान ग्रुप, मतलब सबसे पुराना ग्रुप है अभियान दिल्ली में। तो उसमें उन्होंने बुलाया मुझे कि आप हमारे साथ थिएटर कीजिए। लेकिन जो लाला हजारिका ने मुझसे एक प्ले कराया था, मैन विदाउट शैडोज, जानपाल सार्थ का, उसमें मैंने सौरभियर का कैरेक्टर किया था। और मेरा दूसरा शो था, मुझे स्टेज पे ही ऑफर आई
इंडिया के पहले साइंस फिक्शन में मुख्य खलनायक ज़खाकू की भूमिका के लिए। अच्छा, फर्स्ट स्पेस फर्स्ट, हाँ, इंडिया फर्स्ट साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन फिल्म, फिर थिएटर, नहीं, टीवी सीरियल। टीवी सीरियल। टीवी हाँ, सीरियल। उस वक्त साइंस फिक्शन में एक तो हमारी शक्तिमान के सामने वो कौन करता था, शक्तिमान नहीं, ये महाभारत के टाइम की। आपकी महाभारत खत्म होती थी, हाँ, और ये सिग्मा शुरू होता था। सिग्मा का देखो 10 साल के बाद शक्तिमान शुरू जी, हुआ। और तो ये आप लोग- और ये समझिए सिग्मा शुरू होता था, और हम मतलब चूंकि एक ही चैनल था, डीडी डीडी एक ही दूरदर्शन था, हम्म, तो इतनी पॉपुलैरिटी हो गई ज़खाकू की बच्चों के बीच कि मेरा घर से निकलना मुश्किल होता था। अच्छा। बट उसके पहले मैं आऊंगा कि सिग्मा की ऑफर आई थी, हाँ, मैंने जाके सिग्मा साइन कर लिया। हाँ, उसके अगले दिन मुझे एक और ऑफर आई कर्नल कपूर की, वो फौजी बना रहे थे। हाँ, कर्नल कपूर जो है। जी, और आपको आश्चर्य होगा जान के कि जो रोल मुझे ऑफर हुआ था वो शाहरुख खान बाद में ने किया था। अच्छा, शाहरुख को जो रोल मिला आपको जी, ऑफर हुआ था? पहले मुझे ऑफर क्या हुआ बात है, अच्छा रोल था वो। तो कपूर ने बोला कि आपकी और क्या एंगेजमेंट है? मैंने कहा सिग्मा कर रहा हूँ, मुझे हेड शेव करना है उसमें। बोले अगर हेड शेव करोगे तो मेरा तो फौजी का रोल है, कैसे फंस करोगे? जाओगे। तो उन्होंने कहा, मैंने अशोक तलवार को बात की जो डायरेक्टर थे सिग्मा के, तो उसने बोला कपूर साहब को बोलो कि मैं एडजस्ट करूंगा डेट्स, मैं विग बनवा के दूंगा, आप फौजी भी करो। हाँ, मतलब बाल निकाल के फिर विग में उसको सिग्मा करो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको डिफरेंट कैंटोनमेंट एरिया में जाना है लेके आपको, और इतनी आउटडोर आप जाओगे तो सिग्मा सफ़र करेगा, तो बेटा या तो आप सिग्मा छोड़ दो या फौजी छोड़ दो। तो मैंने कहा सर एथिकली मैंने पहले सिग्मा साइन किया है, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता। तो बड़ी फिल्मी एंट्री थी, मैं एग्जिट ले रहा था और शाहरुख एंट्री ले रहा था। उस वक्त वो शाहरुख नहीं थे। उस वक्त वो भी देखो थिएटर करते थे। हाँ, थिएटर इंग्लिश करते थिएटर थे। हाँ, इंग्लिश थिएटर करते थे। तो मैंने देखा मेहंदी कलर के पैंट शर्ट में एक लड़का घुस रहा है, तो बाद में वो रोल पता चला उनको मिल गया। उनको मिला, और वो देखो उसने उसकी स्टार्ट किया जी। और मैं शायद वो करके भी फौजी करके भी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्योंकि उनका अपना किरदार है, अपना व्यक्तित्व है, मेरा अपना है, मैं हीरो नहीं लगता कहीं से। हाँ, मतलब उनकी देखो तो फौजी का रोल जरूर कर गया होता। आप करते तो फौजी का रोल फौजी के स्टाइल में जाता जी, उसके अंदर थोड़ी हीरोइज्म, शक्ल में यंगिश जी, एंथुसियाज्म, एंटरप्राइजिंग नेचर, उनका बहुत बड़ा एंटरप्राइजिंग या वो सब चीजें ने एक्चुअली उसको सबको बोला ये लड़का कौन है बीच में फौजी। तो पेपर में बहुत आया ये कि शैलेंद्र श्रीवास्तव ने रोल छोड़ा तो शाहरुख को मिला। तो मैंने कहा भाई इतना ऐसा सब मत छापो यार, ठीक है। नहीं, ये तो होता है आपके संजय खान की सीरियल में मैं बन रहा था हैदर अली जी, आग लग गई तो उधर बंगलौर में, और पता लगा, मैंने कहा अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त विश्वामित्र भी था जी, फिर अल्टीमेटली शहबाज को मिला। हाँ, यस, उसकी स्टार्ट मिली वहां से, शहबाज खान जी। तो ये किस्मत में लिखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देवानंद ने छोड़ा तो अमिताभ बच्चन जंजीर में हीरो बन गए। तो किसको मालूम था कि देवानंद भी कितने लोगों को डैनी तक ऑफर किया था। बिल्कुल। तो ये हमारी इंडस्ट्री में मशहूर है। होता है जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से सिग्मा देखा संजय खान साहब ने। अच्छा। और मुझे बम्बई से फोन आया, मैं उस वक्त दिल्ली में रहता था, कि संजय खान साहब बात करना चाहेंगे। तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है बम्बई से संजय खान मुझे क्यों फोन करेंगे, इतने बड़े डायरेक्टर। हाँ, एक्टर रहे हम तो, उनकी बड़ी फिल्में देखी हैं उनकी। तो फ़ोन पे संजय खान साहब आए, बोले आप शैलेंद्र श्रीवास्तव बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, मैं कल दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा हूँ दिल्ली, और फला होटल में मैं ठहरूंगा, आप आइए मुझे मिलिए। मैं बड़ा रिलक्टेंटली गया, हो सकता है मजाक कर रहा हो कोई, बट मैं गया तो संजय खान ने ही दरवाज़ा खोला और बोले बैठिए, आप हमारे साथ भान सिंह का रोल कर रहे हैं। मैंने वो देखते ही सिग्मा में समझ गया था कि आप मेरे साथ काम करेंगे, और आप कुछ टेस्ट नहीं, कोई ऑडिशन नहीं, आप भान सिंह कर रहे हैं। कौन सी सीरियल में? द ग्रेट मराठा। ग्रेट मराठा में। वहाँ आपसे मैं पहली बार मिला था। भान सिंह मैं कर रहा था, इब्राहिम खान गारदी आप कर रहे थे। उसमें हमारी पहली मुलाकात हुई थी। अच्छा। और मुझे याद है कि लाल किले पे फिर हमारी शूटिंग हुई थी, वहाँ भी आप थे। अच्छा। और हम लोग तो मतलब मुझे याद है राजस्थान का पूरा पोर्शन याद है, जहाँ सामुद पैलेस में जी वहाँ पर तोप वोप लगा के हम लोग 3 महीना में आते जाते थे। जी। ये फिर मैं आया लाल किले में भी मैंने शूट किया। लाल किले में हम लोग बैठते थे। अच्छा। और आपको शायद याद नहीं, हम लोग वहाँ बैठ के नाश्ता वाश्ता साथ में किया करते थे। हाँ।
ये उस जमाने के मेकिंग का बहुत बड़ा एक, क्योंकि वहाँ उस जमाने में वैनिटी ये सामने नहीं ट्रंक होती लग थी। जाते थे हाँ और लोग यहाँ पर पूरे बैठते थे। आजकल जी। लोग इधर अपनी वैन में, वो उधर वैन में, लड़की जी। अपनी वैन में। आजकल का वो सिस्टम, फैमिली सिस्टम खत्म। तो मेरे लिए ये गर्व सम्मान की बात थी कि मैं मुकेश खन्ना, द ग्रेट मुकेश खन्ना के नहीं, साथ बस काम कर रहा हूँ। संयोग है बस। और मुझे याद है तुम थे, अगर मैं गिनती करूं मराठा की, तो कई लोग बोल सकते हैं मेरे को कि मुकेश खन्ना के साथ हमने, उस वक्त मैं थोड़ा सा स्टार इसलिए था कि मैं महाभारत खत्म हुई थी, मैं निकला था, बिल्कुल। और मुझे संजय खान ने महाभारत की वजह से ही लिया है। तो उसमें एक नाम गिनाऊं तो इरफान, हाँ इरफान, वो भी फौज में एक था, हाँ जिसके बारे में एक्चुअली संजय खान टेंट में बैठ के हम लोग देख रहे हैं, तो उसने कोई शॉट दिया, ही वाज वन ऑफ दी सिपह सलार, और ये तो बाबू अच्छा एक्टर है। मैंने कहा हाँ सर, अच्छा लग रहा है मेरे को, हम दोनों नहीं जानते। अब देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो कहाँ इरफान खान, फिर ये शाहबाज खान, उसको भी बड़ा मेन रोल उसको मिला ग्रेट मराठा में। इरफान मेरे साथ थिएटर में थे। फकीरा ने भी मेरे वो आके वहाँ फकीरा भी गए जी। और बेंजामिन गिलानी आते थे, पंकज धीर, यस इन सबसे मेरी मुलाकात वहीं हुई थी। इरफान मेरा थिएटर के जमाने का दोस्त था। अच्छा, और हमने वो भी कर चुका है। जी उसने, इरफान ने एनएसडी किया था, एनएसडी प्रॉपर एनएसडी, अनुभव खेर की तरह। जी अच्छा। और इरफान ने कभी थिएटर किया नहीं था उससे पहले, एनएसडी से पहले, लेकिन इंटरव्यू में उसने झूठ बोल दिया था कि हाँ मैंने बहुत थिएटर किया है एनएसडी के इंटरव्यू में। वो बाद में उसने खुद भी बताया था, हम लोगों को तो पर्सनली बताता था, इंटरव्यू करने के लिए। हाँ, उसके साथ मैंने आखिरी फिल्म की थी पान सिंह तोमर, वो जो उसने रोल किया था। हाँ जी, पान सिंह तोमर में मैं उसका कजन ब्रदर था, और हम लोग इतना उसके ऊपर जुल्म करते हैं कि सबसे पहले मुझे ही मारता है वो, और मेरे को मारने के बाद डकैत बनता है। वो मेरी उसके साथ आखिरी फिल्म थी। कैसा आदमी था इरफान के साथ? मैंने इरफान के साथ काम तब किया है जब हमारा डिस्टेंस था। अच्छा। बाद में इरफान भी इतना बड़ा बन गया कि हम लोग, और वो मेरे एक चेयरमैन, जब मैं जयपुर में था तो उसने कमिट किया कि सर मुकेश जी के लिए, तो हम लोग आते थे ग्रेट मराठा में, तो हम लोग वेट करते थे कि मुकेश जी आने वाले। फिर बोलते मैं पास आउट होने के बाद में मैं मुकेश जी, और मैं सुन रहा हूँ इधर अनिल कपूर बैठा है, इधर इरफान ऊपर जाके बोल रहा है। जी बोला बिहार चोपड़ा के अंदर डबिंग कर रहे थे, बिहार डबिंग थिएटर में, और हम लोग वहाँ पर जाकर, और मैं थोड़ा इरफान से खफा था, वो बताऊंगा नहीं कारण, किसी कारण से मैं इरफान से, मेरे को सिर्फ फ़ोन में बात हुई थी किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट को लेकर, तो मैं थोड़ा सा इनफैक्ट इवन जब हम लोग एयरपोर्ट में क्रॉस किए तो ये अपने बगी में बैठ के गया, मैं यहाँ से गया, मुझे मालूम है इरफान है, पर उसने भी शर्मा में नहीं, थोड़ी गलतफहमी हुई होगी। वहाँ उसने स्टेज पे बर्फ तोड़ी, उसने कहा मुकेश जी के लिए हम लोग, मैं ग्रेट मराठा करके हम लोग गए, तो मैं आया बम्बई में, और फिर मैं इनके पास गया, ये डबिंग कर रहे थे, फिर डबिंग कर करके हमने वेट किया, फिर आए रूम में, तो बोलता हमने मुकेश खन्ना जी को पूछा, बोला मुकेश जी हम छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जाना चाहते हैं, तो क्या करें? तो मेरा कान खड़े हो गया, मैंने कहा मैंने ऐसे कभी पता नहीं याद रहती। तो इन्होंने एक बात कही हमको, बहुत अच्छी बात कही, बोला छोटे पर्दे पर इतना बड़ा काम करो कि बड़ा पर्दा तुम खुद बुलाए। जी मैंने कहा, मैंने कहा था तो इरफान ने मतलब इज्जत दी मेरे को उस वक्त। उसके बाद फिर हमारे बीच में टूटे पर बेचारे चले गए। He was a nice person. He was a very nice, good soul. और हम लोग तो, हमारी तो दोस्ती थी, तो बैठ के बातें होती रहती थी। टैलेंटेड तो था ही, बहुत इतना टैलेंटेड था कि जब मैं स्टेज पे वहाँ गया चेयरमैन बन की स्पीच देने को, तो मुझे तो कमिट एक्नॉलेज करना था कि उसने मेरी तारीफ की जी। मैंने कहा देखिए, मैं ये बैठे हुए सामने अनिल कपूर, ये कभी बूढ़े नहीं होते, इसलिए समाज रखा हुआ है। ये इरफान खान एक्टिंग ऐसा करता है जैसे लगता है कि मस्के में से एक चाकू निकल गया हो। जी बहुत नेचुरल एक्टर, बटर में से मालूम ही नहीं पड़ता एक्टिंग करता है। मैंने कहा ये जो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकते, मतलब मैं ड्रामेटिक एक्टर हूँ। ये क्या, हाँ जा रहे हैं हम लोग, उसको बोल दो जाके, और मैं ऐसा नहीं, जाके बोलो उसको कि ये मेरी स्टाइल है। सो इट वाज अ नाइस देन। और बताइए उसके बाद क्या हुआ? आपका इस सवाल का जवाब पूरा नहीं दिया आपने अभी तक। आप फिर बलिया से आ गए एनएसडी, दिल्ली आया था मैं। दिल्ली से मुझे संजय खान ने जयपुर बुलवा लिया था, तो ये ग्रेट मराठा। हाँ, और जब
संजय खान साहब की आदत आप जानते हैं, जब मैं शॉट देता था या आप भी देते थे तो उनको अच्छा लगता था तो पूरी यूनिट से क्लैपिंग कराते सबको थे, करवाते। क्लैपिंग, चाहे किसी का उधर दिल टेंट हो। में बैठे रहते हाँ। थे दूर। उस वक्त ऐसा होता था, यहाँ पर सेट है, वहां पर मैदान में, रेगिस्तान में जी। टेंट बना के अंदर मॉनिटर में हाँ देखो, हाँ पंकज लेफ्ट लेफ्ट, हाँ तो पंकज कंफ्यूज होता था, पंकज लेफ्ट लेफ्ट, तो पंकज बोलता है, क्योंकि उधर का लेफ्ट कैमरे का इधर का अलग होता है, हाँ। कंफ्यूज हो गया। तो बाद में चलकर ऊपर आया, पंकज आई एम टेलिंग यू टू 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 नो बी ऑन दिस। तो बोला यार सर सर, लेकिन मैं सामने खड़ा था, मेरी अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हुई थी, मेरे पास में खड़ा था। मैंने कहा भाई जब मेरे को शॉट लो ना तो सर आप इधर से आके डायरेक्ट किया, टेंट में से डायरेक्ट मत किया। तो you know, मेरा सर उनका अच्छा रिलेशन। तो जब फिर- उनके साथ काम किया मैंने तो उस कैरेक्टर जो मैं कर रहा था उसकी कंट्रोवर्सी हो गई थोड़ी, एक्टर कैरेक्टर की। कैरेक्टर की, क्योंकि जब लाल किले पे मैंने आप लोगों के साथ डायलॉग बोला था तो उसमें एक संवाद था कि अब्दाली की फौज को देखिए, वो काम करती है किंतु उसे तनख्वाह नहीं मिलती, वो जो लूटती है उस लूट पे उसका हक होता है, तो हमें भी उस लूट को बांटने का हक दिया जाए। आप अब्दाली के गैंग में ही थे? नहीं, मैं अलग था। अच्छा, अलग थे। अलग था, सूरज भान सिंह के साथ था। सूरज भान सिंह के साथ। तो सच ये था कि उस जमाने में जो फौज लूटती थी वो बंटता था, बढ़ता था definitely। तनख्वाह नहीं मिलती थी। हम्म। तो अब वो जाटों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हाँ, ये तो हमारी खड़े हो गए। हमारी इज्जत बर्बाद कर दिया आपने, ये वो। तनख्वाह मांगते हाँ, तो नहीं कि वो लोग हिस्सा लूटते थे, वो बांटते थे, कोर्ट में केस हो गया। फिर संजय खान साहब ने मुझे बुलाया, बोला बेटा तुम्हारा कैरेक्टर मुझे खत्म करना पड़ेगा वरना सीरियल रुक जाएगा। हाँ, ये तो होता है। लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं एक बात कहूंगा। मैंने कहा हाँ सर, आदेश दीजिए। बोले आदेश नहीं, एक सजेशन है। यू आर ए ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बम्बई शिफ्ट हो जाओ। अच्छी बात कही। और डरो मत, तुम्हें काम मिलेगा। तो मैंने कहा जब संजय खान बोल रहे हैं कि मुझे काम मिलेगा तो मुझे तो बम्बई जरूर जाना चाहिए। फिर मैं बम्बई शिफ्ट हो गया, 97 में शिफ्ट हुआ। 97 जब शक्तिमान शुरू। जी जी जी। तभी शक्तिमान में तो काम मैं किया। आपके पास काम मांगने आया, मैं संजय खान के पास काम, मतलब जहाँ जहाँ मुझे लोग जानते थे पहले मैंने उनको अप्रोच किया। तो संजय खान ने मुझे जय हनुमान में अहिरावण का किरदार दिया, अहिरावण का आपके साथ किया। फिर उसके बाद आपने जब शक्तिमान 2 शुरू हुई तो उसमें आपके साथ मैंने उसमें तांत्रिक का रोल किया। अच्छा, हाँ, तांत्रिक को जो बच्चे के साथ जो झाड़ू के ऊपर जो उड़ता है, ऐसा सब था। झाड़ू को लेके जंप मारा। हाँ, तो उस वक्त मतलब यही क्रेज था कि लोग मुझे कहते थे कि आप मुकेश जी के साथ काम कर रहे हैं। मैं बोला हाँ सर, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। और जो भी लोग मुझे जानते थे उन्होंने मुझे निराश नहीं किया, मुझे काम दिया, क्योंकि उनके साथ मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ा। उनके साथ, आपके साथ काम कर चुका था, आप क्या ऑडिशन लेंगे मेरा? क्या है अपना शैलेंद्र, हमारी इंडस्ट्री भूखी है अच्छे एक्टरों। जी जी जी। आपको काम नहीं देंगे वो, लेकिन आप पता लगा अच्छे एक्टर है तो छोड़ेंगे नहीं आपको। बिल्कुल। उनको गरम गरम तवा चाहिए उनको। आप एक टेक में ओके करते हो, जो नए लोग आते हैं 19 टेक लगाते हैं जी। तो इसीलिए आपकी कदर इसलिए होती थी कि आप अच्छे एक्टर थे। थैंक यू। और अच्छे एक्टर की कोई यहाँ पर कोई किसी का माई बाप नहीं। मुझे एक छोटा सा रोल मिला था मुकेश जी, फिल्म में, फर्स्ट टाइम फिल्म में रोल मिला था गदर में। गदर में इसके? जी, अनिल शर्मा। तो गदर के सेट पे अनिल शर्मा जी ने मुझे कहा कि अमरीश पुरी के ऊपर चढ़ जाना है आपको, चढ़ जाओ। अच्छा। और ये डायलॉग है, बोलिए आप। तो मैंने बहन की गाली देनी थी और उनके ऊपर चढ़ जाना था, रिवॉल्वर लेके आगे बढ़ना था। अमरीश जी ने शॉट रोक दिया, आप गाली दे रहे हो। मैं कहा मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मेरी क्या औकात। और एक सेकंड, गाली का मतलब प्रॉपर गाली दी आपने, एक्सेंचुएट करके बहन की जो गाली होती है? हाँ, था वो लिखी स्क्रिप्ट में था वो। नहीं, सेंसर अलाउ करती है? अब पता नहीं, या उस वक्त करती होगी, उस वक्त करती होगी। हाँ, तेरी पैंट भी ऐसा कुछ था। हाँ, ऐसा कुछ होगा। तो उस वक्त स्क्रिप्ट में जो था मैंने बोला था। तो फिर अमरीश जी का क्या? तो अमरीश जी ने बोला गाली नहीं देंगे आप। तो मैंने बोला यार तो आपको रोक दिया उन्होंने? हाँ, मैं नया बंदा, मैंने कहा कहीं मेरे को फिल्म से ना निकलवा दें। तो बोले कि गाली नहीं देंगे। अनिल शर्मा आए, आप तो थिएटर के हो, कुछ चेंज कर लो, कुछ इम्प्रोवाइज कर लो। अनिल जी की आदत है। हाँ, तो आप ही कर लो। अभी वो सीनियर एक्टर हैं, वो मना कर रहे हैं तो मत बोलो आप। मैंने कहा ठीक है सर, चलो भाई शॉट लगाओ। शॉट लगा। अभी वो 2 सेकेंड्स में मुझे फैसला करना था क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, गाली नहीं दूंगा, मूड नहीं छोड़ूंगा मैं, मूड वही रहेगा। तो मैंने कहा, डायलॉग था कि मैं ड्यूटी पे हूँ वरना तेरी तो मैं, उस गाली के साथ था। मैं बोला मैं ड्यूटी पे हूँ वरना तेरी तो मैं, ऐसे करके मैं चढ़ा।
और आंखों में आंख डाल के मैं एकदम घुस गया अमरीश जी के पास। शॉर्ट कट हुआ। अमरीश जी का बड़प्पन यहाँ देखिए। बहुत मुझे बढ़िया गले लगाए, बोले वही काके कमाल कर देता, वो तू थिएटर से है क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोला साला बड़े से बड़ा एक्टर मेरे आंखों में आंखें नहीं डालता, तू मेरी आंखों में आंखें डाल के जब बोला तो मुझे लगा ये बंदा जरूर ट्रेंड है, थिएटर से है, तो ही कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो आदमी ऐसे हो जाते हैं। तो उसके बाद तो मजाक हो गया था। हम लोग सिंटा की मीटिंग वूटिंग जाते थे, अगर अमरीश जी सामने पड़ जाते थे, हाँ भाई पुलिस में था वरना क्या कर लेता मेरा। बहुत ही बढ़िया इंसान है अमरीश जी का, तो मतलब मैं तो शुरू से कायल। मैं बोला अमरीश जी आपको याद है, वो तू मैंने बुढ़ा समझता है, सब याद रहता है मेरे को। बहुत अच्छे इंसान, कमाल के इंसान। मतलब मैं उनको थिएटर के जमाने से नहीं जानता हूँ। थिएटर के जमाने में हमारी फैक्ट्री में वो इंस्पेक्टर बन के आया करते थे। वो कुछ उनका कुछ होता वसूल करने के लिए प्रॉपर्टी, लेबर डिपार्टमेंट। मेरे भाई साहब के साथ बैठ के चाय वाय पीते थे। तो उस वक्त हम नहीं जानते थे अमरीश्वरी बड़े बन गए, उसके बाद स्टेज पे जाना। कमाल के आदमी थे। आवाज ऐसी थी कि बिना माइक के आपको लास्ट जी, अरे बिल्कुल सुनाई देगा, बिल्कुल। तो जी फिर स्टेज पे कभी काम करते थे तो मुलाकात हो जाती थी, तो एकदम मतलब बच्चा जैसा प्यार करते थे वो। फिर अब गदर खत्म हुई तो अभी और काम चाहिए, कहाँ जाएं? किसी ने बता दिया साहब सीआईडी की शूटिंग चल रही है। अच्छा, आपने सीआईडी भी किया? जी, सीआईडी मैंने 22-23 साल किया मुकेश जी। अभी हम अभी पिछले हफ्ते ही मैंने ये देखिए, ये शिवाजी साटम जी का बहुत ब्यूटीफुल इंटरव्यू किया उन्होंने जी, सारी कहानी निकाली उनके थिएटर की। तो सीआईडी की बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई थी। आप भी बताइए। तो फिर मेरे साथ एक बड़ा, आपने भी 22 साल काम किया उनके? जी, क्या बात। करीबन कौन सा रोल किया आपने उसमें? मैं उसमें हर 2-4 एपिसोड के गैप के बाद विलेन आता था, अलग अलग विलेन। मुझे तो शरीफ आदमी या कोई रोल देता नहीं पर लेकिन नॉट वन कैरेक्टर, वेरियस कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर। ओके। तो मुझे दूसरा या तीसरा एपिसोड सीआईडी का आया था और किसी ने बताया कि बीपी सिंह शूट कर रहे हैं वर्सोवा में फला फला बंगले में, आप जाके मिल लो। मैं गया, मैं बीपी सिंह को भी नहीं जानता था, बीपी सिंह कौन है, कैसे दिखते हैं। तो किसी को पूछा था, एक असिस्टेंट ने बोला वो बीपी सिंह बैठे हैं। बीपी सिंह सिर पे हाथ ऐसे रख के बैठे हुए थे। मेरी टाइमिंग गलत थी थोड़ी, क्योंकि अंदर कोई एक्टर था जो शॉट नहीं दे पा रहा था। तंग होके आए थे, तंग होके बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। मैंने कहा सर आई एम एन एक्टर फ्रॉम दिल्ली, ये वो जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन देते थे। वो मुझे देखे भी नहीं, मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, सिर नीचे है। अरे जाओ यार, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, देखो एक अंदर क्या कर रहा है, जाओ। तो मैंने कहा यार अगर ऐसा हर डायरेक्टर मुझे बोल देगा तो मेरा तो पैकअप हो जाएगा, मुझे बलिया जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा गुस्से में आया, मैंने कहा मिस्टर बीपी सिंह। अच्छा, सीधा उसी वक्त बोला? सीधा मैंने कहा मिस्टर बीपी सिंह, आई रिस्पेक्ट यू, बट ऐसा मैं ऐसे ही नहीं आ गया हूँ, आई एम ए ट्रेन्ड एक्टर। Don't give me any dialogue. Give me any situation according to your choice. Switch on the camera. I'll perform and show that I'm an actor. क्या बात। तब ये इतना बोलने के बाद उन्होंने मुंडी उठाई, हाँ ठीक है फोटो दे दो। फिर भी मुझे भाव नहीं दिया। फोटो मैं दे के चलाया और मैंने हम लोग एक छोटी डायरी रखते थे, इस डायरेक्टर से मिलना है, इस डायरेक्टर से मिलना है। मैंने बीपी सिंह के नाम के आगे क्रॉस लगा दिया। ये तो आज ही झगड़ा हो गया, काम देगा भी यहाँ तो मिलेगा नहीं। हाँ, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली फोटो लेके। फिर उसके अगले दिन बीपी सिंह कहीं शूट कर रहे थे तो किसी एक्टर को उन्होंने बोला यार एक विलेन चाहिए बड़ा खतरनाक, जो लंबे लंबे डायलॉग बोल सके, क्योंकि मेरी इसमें बहुत लंबे लंबे सीन हैं और विलेन का ही सारा कुछ है। तो एक लड़का मुझे जानता था, उसने बोला सर एक लड़का दिल्ली से आया है, शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम है, वो उनको याद नहीं आया कौन, कहाँ याद रखते हैं। हाँ, तो बोले बुला लो उसको। तो उस जमाने में लैंडलाइन हुआ करती थी, मेरे घर पे उस बंदे ने फ़ोन किया कि शैलेंद्र जी ऐसा ऐसा है, आप इस बंगले पे तुरंत पहुंचो। मैंने किससे मिलना है? बोला बीपी सिंह। मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा रहने दे। तो फिर उसने दोबारा फ़ोन किया, बोला फ़ोन क्यों काट रहा? नहीं यार वो आदमी काम देगा नहीं, झगड़ा वगड़ा हो गया था मेरा। बोला आप मेरे कहने से एक बार आ जाओ। मैं गया। बीपी सिंह ने मुझे देखते ही वो हंसने लगे मुझे, बोले अरे इनसे तो अच्छी खासी हो चुकी है। हाँ भाई क्या नाम है आपका? मैंने कहा शैलेंद्र। हाँ तो शैलेंद्र जी क्या करें आपके साथ? मैंने कहा सर आपके पास एक ही ऑप्शन है, काम दो या मत दो। काम दोगे तो बताऊंगा क्या कर सकता हूँ, नहीं दोगे तो क्या बताऊंगा, भगा दो मुझे। बोले नहीं कल आप फला बड़ा भांडूप में कोई फैक्ट्री का नाम बताए, यहाँ आप सुबह 9 बजे पहुँचिए। मैं पहुँचा तो वहाँ शिवाजी साटम इन सबको मैं पहली बार देख रहा था। आशुतोष गवरिकर भी उस समय उसमें काम कर रहा था, हाँ, जो लगान का डायरेक्टर जो है, वो उसमें एज एन एक्टर काम, मुझे मालूम है। ये सब लोग खड़े थे। फिर बीपी सिंह आए मेरे पास, शूट करें? मैंने कहा स्क्रिप्ट तो दो।
अभी भी अंडर करंट सारा वही चल रहा था। हाँ, कि लगी हुई है एक दूसरे, हाँ, की आग लगी हुई। तो 3 पेज का सीन था, उसमें सारा मैं ही बोल रहा हूँ। एक बंदे को मैंने किडनैप किया हुआ है। तो बीपी सिंह की स्टाइल ये है कि वो कभी भी स्टैंड पे कैमरा नहीं रखते थे। अच्छा, मूविंग कैमरा, वो कैमरा कंधे पे रखते स्टैंड हैं, इन हाथ में लेकर, कंधे पे लेके खुद चलते थे। और मुझे उन्होंने डायलॉग वाइज बताया, कोरियोग्राफ किया पूरा कि इस डायलॉग पे आप यहाँ होंगे, फला डायलॉग पे आप यहाँ होंगे, तब तक मैं जब तक पीछे जाऊंगा तब तक आप यहाँ होंगे। पूरा वो कोरियोग्राफ था सारा कुछ। मैं घबराया, मैंने मन में सरस्वती को प्रणाम किया कि भैया उस दिन बहुत बोल दिया था, अभी तो परीक्षा है। अभी इज्जत रखना। तो समझ लिया मैंने क्या क्या ऐसे। मैं उसके बाद वो टेक शुरू हुआ। मतलब टाइम भी नहीं दिया आपको डायलॉग याद करके आओ अंदर जाओ? नहीं, वो बस कुछ नहीं, देख पढ़ लीजिए आप पढ़ लीजिए बस। पढ़ लिए। मैं मन में सोचा जहां मैं फंसूंगा मैं इम्प्रोवाइज करके निकलूंगा। हाँ, निकल सकते हैं हम लोग। तो थिएटर में का यही फायदा होता है कि आप इम्प्रोवाइज करके निकल जाते हो। तो करके मैं पूरा टेक खत्म हुआ। जब शॉट ओके हुआ तो बीपी सिंह ने कैमरा अपने असिस्टेंट को दिया, और यहाँ उनका बड़प्पन देखिए। वो आए, ही हग्ड मी एंड ही सेड आई एम सॉरी फॉर दैट डे, क्या बात, यू आर ए ब्रिलियंट एक्टर। क्या बात। इनको भाई मैं सीआईडी में, आहट में, हर जगह इनको मैं रेगुलर देखना चाहता हूँ, अपने असिस्टेंट्स को बोल दिया। अच्छा, बोल दिया। उसके बाद उनके साथ सीआईडी, आहट, खाकी, जितने भी सीरियल उन्होंने किए, मैं उसका रेगुलर हिस्सा हुआ करता था। डायरेक्टर कदर करता है अच्छे। और वो सेट पे अगर जो मैं कुछ डायलॉग बोल रहा हूँ, असिस्टेंट बोल रहा सर ये नहीं है, बोलते थे उसकी हिंदी पे मत जाओ, उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, वो सुधार के निकाल लेगा। तुमने जो गलत भी लिखा होगा वो ठीक कर लेगा। तो शैलेंद्र श्रीवास्तव को कोई बोलता नहीं था कि हाँ, हिंदी में कुछ नहीं बोलता था मुझे। तो भाव मिल गया एकदम फटाक से, जो नहीं मिला था सडनली मिल गया। और बीपी सिंह साहब ने, मतलब एक और भी बहुत अच्छा इंसिडेंट बताऊं आपको। सिंघम 2 आई थी अजय देवगन की। तो सिंघम की प्रमोशन के लिए उस जमाने में सीआईडी में लोग प्रमोशन के लिए आते थे, इंटरव्यू लेने के लिए। तो चैनल ने किसी विलेन को भेजा था कि इनके साथ अजय देवगन के अपोजिट विलेन रहेंगे और सिंघम में शूट पार्ट 2 का प्रमोशन शूट कीजिए। वो सुबह 9 से 2-2:30 बज गए थे सर, नहीं हो पाया था। उस एक भी शॉट नहीं दे पा रहा था। तो बीपी सिंह ने खुद मुझे फोन लगाया सेट से, वो घाटकोपर के पास कहीं शूट कर रहे थे। शैलेंद्र जी कितनी जल्दी आ सकते हैं? उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। मैंने कहा सर कम से कम 4-5 घंटा लगेगा, बारिश हो रही है। बोले नो, अपनी कार में मत आओ आप। मैंने कहा फिर कैसे आऊँ? आपके घर के पास से मेट्रो चलती है, मेट्रो पकड़ो अंधेरी से, और आप घाटकोपर उतरोगे, नीचे उतरोगे सीढ़ी से, हमारे लोग होंगे आपको रिसीव करने के लिए, लेके जाएंगे और आपको वापस घर भी छोड़ेंगे, चिंता मत करो। मैं गया, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, बोला 10 मिनट दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट दे रहा हूँ, अंदर जाओ और मेकअप लो, और मेकअप करते करते हुए स्क्रिप्ट पढ़ लो। मैंने मुकेश जी पहला ही शॉट दिया एंड ही क्लैप्ड एंड ही सेड कि देखो एक्टर आता है तो ये होता है, टाइम कितना बचता है। और बाद में जब वो टेलीकास्ट हुआ एपिसोड सिंघम 2 का 3 एपिसोड, तो उनका मुझे मैसेज आया। वो मैसेज आज भी मैंने सेव करके रखा हुआ है कि चैनल ने बड़ी तारीफ की कि ये कमाल का एक्टर लेके आए थे आप। क्या बात। तो मैं जब क्या कहूँ, भाग्यशाली हूँ कि इस तरह के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। डेस्टिनी देती है टाइम आपको नॉक करती है, दरवाजा अगर आप सही टाइम पे खोलते हो आप आगे निकल जाते हो, पर हम वहीं पर फफला जाते हैं। जी। जब आपके सामने, देखिए मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि देखिए ये मेरी बात प्रूव हुई कि इंडस्ट्री भूखी है अच्छे एक्टरों की। इनको कोई नहीं जानता, ये किसी बड़े बाप के बेटे नहीं है। इनको कोई नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन से खानदान से आए हैं, लेकिन अगर आप सामने खड़े होके एक शॉट दे दो, इंडस्ट्री वाली उठा लेंगे आप। बिल्कुल। मैंने एक बार याद है मुझे, पृथ्वीराज कपूर जी के बारे में एक बहुत अजीब बात किसने सुनाई थी, मानने को दिल हो ही गया क्योंकि वो थी ऐसी पर्सनैलिटी। बोलते एक ऑडिशन के लिए कहीं गए थे वो, और वो ऑडिशन जब गए तो अंदर 100 लोगों की लाइन थी, सब खड़े थे ऑडिशन जाने के लिए, अब इनको भी खड़ा होना था। ये सडनली लाइन से बाहर निकल गया और अजीबो हरकत करने लग गया, पागल नहीं, क्या करता तुम ये। अब शोर मच गया तो वो लोग बाहर आए, यहाँ से बोला क्या है, कौन है तू, क्या कर रहा है? तो बोला नहीं सर वो ऑडिशन देना था। तो उस आदमी ने, डायरेक्टर ने देखा, बोला इस आदमी को, बोला इस हिसाब से उसके यू हैव टू बी एग्रेसिव। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्टर को हमेशा एग्रेसिव बनो। यस सर। ये एग्रेसिव बने, और इन्होंने एक डांट खिलाई उस आदमी को जो नीचे सिर रख के बैठा हुआ है। अगर ये इनके अंदर दम नहीं होता तो ये
मतलब ये खोखलापन हो जाता, लेकिन इनमें दम था, Thank तभी आपकी कदर हुई। थैंक यू, काम से काम मिलता है हमारी इंडस्ट्री में, कोई किसी का माई बाप नहीं है। थैंक यू। अब जब बड़े बाप का लड़का जब 4 फिल्म कर लेता है, 5वीं फिल्म के बाद में होता है कि मैदान है, कैमरा आपके पास है, आप है, बाप नहीं है कोई भी, आप मैदान है, देखिए कैमरा के सामने आप क्या कर सकते हैं बताइए। करेक्ट तो वो आपने किया। जी। ओके, तो ये हिसाब से मैं समझता हूँ आप 97 में आए तो तब हमारी शक्तिमान शुरू हुई थी। आपकी जर्नी शुरू हुई बलिया से। जी, बलिया से तो जब शुरू हुई तो उस वक्त आपने कोई एक्टिंग शुरू तो की नहीं थी, कहीं ना कहीं आपको मौका मिला तो करते गए होंगे ना? स्कूल कॉलेजेस में किया स्कूल करते कॉलेज थे। में प्ले करते थे। हाँ, इस दौरान में आपको कब लगा कि आप एक्टर बन सकते हैं? बचपन से। छोटे से लेके बड़े हो गया, स्टेज, स्कूल, कॉलेज, कहाँ लगा आपको? मुकेश जी, जब मैं बचपन में फिल्में देखता था तो किसी भी एक्टर की फिल्म हो, मुझे दिल में होता था मुझे वहाँ होना चाहिए। ये डायलॉग मैं भी बोल सकता हूँ। हाँ, ये या होना चाहिए वहाँ। हाँ, मुझे वहाँ होना चाहिए, ऐसा मुझे बचपन में लगता आपको वो था। दुनिया अच्छी लगती थी? मुझे फिल्म अच्छा लगता, अट्रैक्ट करता था सारा कुछ। कैसे लोग मुझे जाने मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, भूख थी, मतलब भूख थी। अच्छा, घर में पैसे का अभाव था, उतना पिताजी बीमार थे, हार्ट पेशेंट थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से? मिडिल क्लास फैमिली से। Okay. तो अभी कैसे कहीं घूमने भी जाना है तो कैसे जाना है? तो जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हमारे जो समृद्ध बच्चे थे घर के आसपास के, वो चले जाते थे लंदन, कोई बम्बई, कोई दिल्ली चला जाता था। मैं कहाँ जाऊं? तो हमारे पास साइकिल हुआ करती थी मुकेश जी। अच्छा, मैंने साइकिल से काठमांडू प्लान कर दिया अपने 4 दोस्तों के साथ। कहाँ? बलिया से। बलिया से काठमांडू चले गए, दोस्तों को मिला के? दोस्तों को 4 मिला के, और वहाँ के डीएम ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया कि ताकि रास्ते में कोई तंग ना करे हमको। हम गए, रास्ते भर में हमारा वेलकम होता था। हम वहाँ के जाके एम्बेसडर से मिले, उसने भी सर्टिफिकेट दिया हमको। और वहाँ के जो किंग फैमिली थी उनसे जाके उस वक्त मिले हम लोग, महेंद्र सिंह जो है। जी जी जी। अब तो सब मारे गए बाद में, सब मारे गए बाद में लौट के आए तो अखबारों में बलिया में हम हीरो बन गए अपने कॉलेज के टाइम में। मतलब मैं 9th क्लास में था उस वक्त, स्कूल में था 9th क्लास में। नथिंग टू डू विद एक्टिंग, इट वाज नथिंग टू डू, मैं कुछ हूँ, डेयरिंग एक्ट। हाँ, मैं कुछ करना। हाँ, और वो करीबन 10,000 फीट की चढ़ाई थी साइकिल पे, और ऑर्डिनरी साइकिल, आज तक की गियर वाली की साइकिल नहीं। वो भी नहीं थी आपके पास? नहीं, वो उस जमाने में होती मिलती ही नहीं थी वहाँ। जिस साइकिल को यहाँ के लोग बोलते हैं दूध वाले भैया की साइकिल। करेक्ट, आपने सही बोला। आपको रहस्य बताऊं कि पिछले ही हफ्ते मैंने वो साइकिल खरीदी और मेरी पूरी ऑफिस बोलते हैं सर ये दूध वाली क्या है? मैंने कहा चुप, यही साइकिल होती थी, असली वही है, जिसमें आगे गर्लफ्रेंड को आगे बिठाते थे अंदर, या पीछे उसका आगे बैठ के। आजकल दूध लाते हो, पर आजकल क्या हो गया, आपका गियर झुक के, आपका एक गियर, वो गियर, वो होता है लोगों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो ये मैं 9th क्लास में था तब मैंने किया। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो उसके बाद हमने कॉलेज में थे तो हमने प्लान कर दिया भूटान, थिम्पू। अच्छा, भूटान भी गए? भूटान भी साइकिल से गए, उसी साइकिल से। क्या बात है। कितने लोग? 4-5 लोग थे, लेकिन लास्ट में 3 ही पहुंचे थे, क्योंकि बाकी लोग डर गए, घबरा गए, पहाड़ देख के घबरा गए, चले आए। क्योंकि पहाड़ पे साइकिल चलाना, ऑर्डिनरी साइकिल बड़ा आसान नहीं होता है। आप खाली ब्रेक छोड़िए, ऐसा लगता है आपने एक्सीलरेटर ऑन कर दिया, इतनी तेज गाड़ी साइकिल भागती है, और वहां उसको संभालना उतार पर। जी 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 जी। तो रात को ठहरते थे कहीं पर बीच में, होटलों में, जहाँ कहीं मिल जाए, कहीं मंदिर में रुक गए, कभी हम लोगों को कभी होटल का दिमाग में था नहीं। पैसे भी कहाँ होंगे, पैसे भी नहीं थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो जो जिस रेस्टोरेंट में खाते थे वो हमारे साइकिल पे लगा होता था, बलिया से काठमांडू या बलिया से भूटान। वो देखता था बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा मत दो। पैसा नहीं थे। तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे कि चलो यार, बिना पैसे में आज तो खाना हो गया। क्या बात। तो वहां से संघर्ष शुरू हुआ था। तो हम घबराहट तो थी नहीं कि क्या होगा, ये कभी दिमाग में नहीं। हम पीछे से पुल उड़ा के आए थे, अभी लौटना तो है नहीं उधर। अभी यहाँ जो जीना यहाँ, मरना यहाँ। फिर राम गोपाल वर्मा का एक असिस्टेंट था विश्राम सावंत, उसने मुझे एक दिन बुलाया एक फिल्म के लिए, डी, रणदीप हुडा उसमें हीरो थे, और मैं उसमें पुलिस ऑफिसर था जो रणदीप हुडा की बड़ी पिटाई करता है। वो राम गोपाल वर्मा की प्रोडक्शन थी। राम गोपाल वर्मा ने देखा, वो बोला ये एक्टर कौन है? उन्होंने बोला शैलेंद्र श्रीवास्तव, भेजो उसको मेरे पास। मैं गया, बोला आपका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको कभी ना कभी याद करूंगा। मैं सोचा ऐसे फॉर्मेलिटी किया होगा। ही कॉल्ड मी इन रक्त चरित्र, और वो तेलुगु में और हिंदी दोनों में बनी थी। वो ऑन द सेट मुझे तेलुगु के डायलॉग देते थे, मैं रट के वो बोलता था। हाँ, तो मेरी इम्प्रोवाइजेशन सारा कुछ देख के रामू जी बहुत खुश हुए। फिर मुझे उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म में विलेन लिया,
तेलुगु फिल्म में विलन लिया। और उसके बाद मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में की, डिपार्टमेंट की जिसमें अमिताभ बच्चन थे, संजय दत्त थे, राणा दग्गुबाती थे। तो मुझे काम से काम मिलता चला गया। ये होता ही है, काम से काम मिलता। और मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं लगा कि बहुत मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, काम नहीं मिल रहा, नहीं। मैं तारीफ करना चाहूंगा राम गोपाल जी की। मतलब मैं जानता नहीं हूँ, इनफैक्ट मैंने उनकी एक फिल्म रिफ्यूज भी की थी, मुझे शिवजी बनाना चाहते थे। अच्छा। मैंने कहा मैं शिवजी नहीं बनूंगा, मैंने मना करा। पर मैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री टाइप बना दी थी। जी जी जी। पर मैं तारीफ इसलिए करना चाहूंगा अभी आपको रोक कर, क्योंकि हमारे पिछले हफ्ते ही हमारे पास आए थे राजपाल यादव जी। हाँ, मेरे मित्र हैं वो जंगल से लेकर जो उन्होंने कहानी सुनाई राम गोपाल वर्मा की, जी जी जी, कैसे उन्होंने मेरे को ये रोल का वो रोल दिया, वो रोल का वो दिया। तो मैं तारीफ करना चाहूंगा राम वो टैलेंट की वैल्यू जानते हैं, टैलेंट को उन्होंने मान जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत प्यार से काम। कई बार तो मतलब मैं जब तेलुगु फिल्म उनकी कर रहा था, मैं शॉट के वक्त मुझे लगा कि ये शॉट थोड़ा इस तरह से होना चाहिए, तो उन्होंने कैमरा एंगल चेंज कर दिया। उनको कोई ईगो नहीं हुई कि मैं इसके कहने पे चेंज कर रहा हूँ, नहीं। उन्होंने कहा तुम ऐसा चाहते हो क्या? मैं कहा हाँ सर, ठीक है, कैमरा से शिफ्ट करो। कैमरा शिफ्ट करके मैं गया, सारा कुछ किया। गुड डायरेक्टर, वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी अंडरस्टैंडिंग। आप उनको बोलिए मैं इसको इस तरह से करना चाहता हूँ, तो वो आपको कोऑपरेट करते हैं। गुड। तो मैं एक बात पब्लिक के सामने खोलना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए भी खुली थी मतलब बंद बात थी, कि ये छुपे रुस्तम है। ये सिर्फ एक्टर नहीं है, इनके अलावा भी ये इनके अंदर से शब्द निकलते हैं जिनको ये बना के करके कविता के रूप में दुनिया को पेश करते हैं, और इनको काफ़ी सम्मान मिला है। मैं जानना चाहता हूँ आपका वो कब शुरू हुआ और क्या क्या उसमें उपलब्धि आपने की? मुकेश भाई, कविताएं मैं स्टूडेंट लाइफ से लिखता था, थोड़ी बहुत, स्कूल कॉलेज जी। वो छूट गया था फादर की वजह से। फादर की वजह से, क्योंकि जो पिताजी के साथ मैं कवि सम्मेलन में जाता था, वो कवि काव्य पाठ करते थे, तो बड़े बड़े कवियों को सुनता था। गोपाल दास नीरज हो गए, ये लोग मेरे घर आते थे, पिताजी के मित्र थे ये लोग। तो शुरू में तो बाउंसर जाता था, समझ में नहीं आता था, छोटा था तो। लेकिन पिताजी हृदय रोगी थे, तो दवा लेके बैठना पड़ता था मुझे स्टेज पे, मंच पे, कि कभी अगर तबीयत खराब होगी तो दवाई देनी है। तो बाद में धीरे धीरे कविताएं थोड़ी समझ में आने लगी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हवा में नहीं फेंक रहे। जी। और नीरज जी का रुतबा क्या है, वो क्या है, वो बाद में, हम तो चाचा जी बोलते थे, वो घर में आते थे तो चाचा जी बोलते थे, तो हमको नीरज जी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगते थे। बाद में पता चला कि अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े कवि। तो आज लोग पूछते हैं कि अच्छा नीरज जी से मिले हो, तो हम बोलते हैं हाँ भैया, घर में ही आते थे रोज। तो नीरज जी वही है ना जिन्होंने देवानंद के लिए मेरे ख्याल से कोई एक फिल्म, शोखियों में घोला जाए, मेरा नाम जोकर, ए भाई जरा देख के चलो, सब उनके हैं, सब उनके हैं। अच्छा। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, बड़े बड़े गीत नीरज जी। तो नीरज जी से मेरी जब चर्चा हुई थी, तो एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि हिंदी में जो लिखा जाता है, हिंदी में जब गजल लिखी जाती है तो इसको गीतिका कहते हैं। गीतिका। तो मेरे दिमाग में वो कहीं बैठा हुआ था, मैं आपको आगे बताऊंगा फिर मैंने क्या लिखा उसके बारे में। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो थॉट आए बस उसको लिखते जाओ, ये मत सोचो क्या लिख रहा हूँ, बाद में पॉलिश कर लेना, लिखते रहो, जो आ रहा है दिमाग में लिखते रहो, दिमाग देता है। बट वो बंबई में आके एक्टर बनने की उसमें कहीं छूट गया था, क्योंकि शूटिंग रात भर चल रही है, ये हो रहा है, वो एक दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी टैक्सिंग। जब आप कई बार लिख रहे हो तो वो थॉट नहीं समझ में आता है, तो पूरी रात जगना पड़ता है, तब जाए कविता सुबह कंप्लीट होती है। तो कोविड टाइम में वो वक्त मिला। अच्छा। मैं दूसरे या तीसरे दिन मैं उठ के बैठ गया, मैं ऊब के, कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्या करें। मैंने कहा मुझे और आता क्या है, मुझे कविता लिखना आता है, मुझे साहित्य पढ़ना आता है, मैं ये सब कुछ करूँगा। बैठ के लिखना शुरू किया। तो उसमें जो पहली गज़ल लिखी थी मैंने, तो वो मैंने आपको भेजी। ये समा जो आया है, वो आपने पढ़ा, वो आपकी आवाज़ मुकेश भाई बहुत दूर तक गई थी। और मैंने क्या किया था, मतलब आपने उसका काव्य पाठ किया था। अच्छा, काव्य पाठ किया था मेरे से, आवाज से आपने रिकॉर्ड करके भेजा। आपने रिकॉर्ड करके वो वीडियो मुझे भेजा। वो वीडियो 3 टुकड़े में था। मैंने अपने एक एडिटर दोस्त को भेजा, उसने उसको ज्वाइंट करके मुझे भेजा, मैंने उसको फेसबुक पे लोड कर दिया। अच्छा। इतने कमेंट आए कि लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं, और उस पे लोग यूके में, यूएसए में उसके पाठ शुरू हो गए।
लोगों ने उसको रिसाइट करना शुरू हाँ, किया। पर लेकिन लोगों को यहाँ पता था ना कि ये तो शैलेंद्र मेरा सिन्हा यहाँ था, वो मुकेश फोन खन्ना आते नहीं, थे मुकेश खन्ना के नहीं उनके, है। हाँ उनके फोन आते थे मुझे। नहीं, आपने पर आपने बोला था हमने उसमें, उसमें कहा था ना, ऐसा आपने, नहीं ये मैं बोल रहा नहीं था नहीं, आपने उसमें बोला था कि ये शैलेंद्र श्रीवास्तव की रचना वेरी है। गुड। तो उनके फोन आते थे कि हम आपसे परमिशन चाहते हैं, आपको कुछ पेमेंट चाहिए, हम लोग इसको इसको इस use पे करो। हाँ डांस करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आप, मैंने पब्लिक के लिए लिखा है, आप बिल्कुल यूज कुछ भी कीजिए। तो उसके बाद मुझे लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने अप्रोच किया कि हम एक 14 दिन का सेमिनार रख रहे हैं, उसमें हम 500 कवियों को चुना है हमने, उसमें से आप एक हैं, अरे वाह, लेकिन सबको हम 30 मिनट दे रहे हैं, आपको चूंकि आप सेलिब्रिटी हैं इसलिए हम आपको 45 मिनट दे रहे हैं। अच्छा, तो हमारी एक एंकर आपको मॉडरेट करेगी और आपको काव्य पाठ करना है, 45 मिनट काव्य पाठ करना ये है। किसकी तरफ से? लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जी। ओके, फिर? और वो उन्होंने मुझे काव्य सारथी सम्मान दिया, काव्य सारथी सम्मान दिया, और मैंने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए सर्टिफिकेट भेजा। फिर उन्हीं की जो, ये कब था? ये कोविड कोविड टाइम में, कोविड के बीच में या बाद में? कोविड के बीच में। अच्छा, आप गए? नहीं, मैं गया नहीं, उन्होंने सर्टिफिकेट मुझे घर भेजा था। अच्छा, ये अभी तक वो नहीं हुआ, सम्मेलन नहीं हुआ? सम्मेलन ऑनलाइन था, वेबिनार था, ऑनलाइन इट वाज वेबिनार था, सेमिनार का। हाँ, तो वेबिनार हो गया। वेबिनार से कैसे जुड़ते हैं वो हमको फर्स्ट टाइम पता चला, ऑनलाइन क्या होता है। पे जाओ, जी जी जी। तो मुझे तो आता नहीं था, तो मेरी बिटिया ने जोड़ा, कभी मेरी वाइफ ने जोड़ा, मैं उतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ। नहीं, हम भी नहीं है उसमें। तो फिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की जो स्विट्जरलैंड ब्रांच है, उसने कहा, मुझे सर्टिफिकेट भेजा कि आपके लिखने से ये कविताएं बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट हुई हैं हर लैंग्वेज में और लोगों को बहुत इंस्पायर किया है, तो हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट भेज रहे हैं। क्या बात। अच्छा, ये सारा कुछ नोट होने के बाद समझ लीजिए ये बातें पहुंची डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। वो मैं ऑलमोस्ट हर रोज अब वेबिनार पे बिजी होने शुरू हो गया कि मैं जूम पे कविता पाठ कर रहा हूँ। कविता कई बार तो मैं कहता था यार क्या लिखूं। लैपटॉप पर या मोबाइल? लैपटॉप वो जोड़ कनेक्ट मेरी वाइफ या मेरी बिटिया करती थी। अभी जरा मुझे दिक्कत हो रही है बिकॉज माई डॉटर इज स्टडिंग इन फ्रांस, वो साइंस पो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो अभी मेरी वाइफ कनेक्ट करती है। हालांकि मैं अब सीखना चाहता हूँ कैसे, सीखने की बात होती है। तो अभी काव्य पाठ शुरू हुआ धीरे धीरे। उसके बाद अचानक मुझे एक दिन फ्रांस से फोन आया कि वी सॉर्बोन यूनिवर्सिटी कि वी वांट टू गिव यू डॉक्टरेट। मैंने कहा फॉर व्हाट? तो उन्होंने कहा वो सिग्मा से हम आपको ट्रैक कर रहे हैं, हमने देखा हुआ है सिग्मा से सारा कुछ आपका, और आपकी जितनी कविताएं आप पोस्ट करते हो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंच में, और हमको लगता है कि यू डिजर्व डॉक्टरेट। क्या बात। मुझे शुरू में ये प्रैंक लगा, मुझे लगा यार मुझे कहाँ। तो उन्होंने कहा जी आप नहीं, आप जूम पे आइए, हम आपसे जुड़ के बात करेंगे। तो उसमें इंडियन जो जूरी थी और फ्रेंच जूरी, वो दोनों जुड़ी और दोनों ने मुझसे डिटेल में बात किया, 1-1.5 घंटा बात किया जूम पे। फिर उन्होंने बोला कि यू डिजर्व डॉक्टरेट। मैंने कहा थैंक यू। तो बोले कि इसका दीक्षांत समारोह हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कन्वोकेशन बोलते हैं, दुबई में है, आपको आके वहाँ रिसीव करना पड़ेगा। मैंने कहा सॉरी मैं आ नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरी बिटिया का तब तक एडमिशन हो गया था फ्रांस की दूसरी यूनिवर्सिटी में, साइंस पो में। मैंने कहा मैं उसको ड्रॉप करने जा रहा हूँ और उसके वीज़ा पासपोर्ट में बहुत भागदौड़ है तो नहीं जा पाऊंगा। बोले कोई नहीं, हम आपको लेटर भेज रहे हैं कि हमने आपको कंफर्म किया कि आपको हम डॉक्टरेट दे रहे हैं। फिजिकली हम आपको जब अगला कन्वोकेशन होगा जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में है, हम आपको उसमें हैंडओवर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी वाइफ घबरा गई, मेरी वाइफ बोली कि हो सकता है वो लोग नाराज हो गए होंगे, अब तुम्हें नहीं देंगे। मैंने कहा देखो मेरी डेस्टिनी में, भाग्य में अगर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना है तो वो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। ना मैंने कहा था मुझे दो, ना मैं ये कह रहा हूँ मत दो। अच्छा, अब उनका फोन आया कि हम 8 जनवरी को हम यहाँ पे कर रहे हैं कन्वोकेशन दिल्ली में, तो आप आइए, हम आपको हैंडओवर करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप चूंकि आप कवि भी हैं तो इस समारोह में आप एक नई कविता लिखिए जो आप हमें दीक्षांत समारोह ज्ञान क्या है इसके बारे में बताइए। तो मैंने कहा ये तो चुनौती ऐसी हो जाती है लिखना, तो फिर लिखा मैंने। फिर इसी तरह के संदर्भ में बताऊं, एक पिछले साल अभी माउंट आबू में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे वो लोग चीफ गेस्ट बुलाते रहते हैं वहाँ, ब्रह्मा कुमारी जी। तो वहाँ के लोगों ने फोन किया कि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आप एक अमृत महोत्सव पे कविता लिखिए।
मैंने कहा यार ये फंसा रहे हैं लोग मुझे। ऑन द डिमांड। हाँ, ऑन डिमांड लिखवा रहे हैं, बट मैं सरस्वती कृपा में मैं मानता हूँ। अच्छा होता है ऐसी चीजें तो। और क्या होता है मुकेश भाई, मैं अभी भी आपको सत्य बता रहा हूँ, इसमें मैं कोई अभिमान नहीं लूंगा। मैं लिखने के बाद सुबह स्वयं हतप्रभ होता हूँ, ये क्या मैंने कैसे लिख दिया, होता है। सरस्वती माँ हेल्प ये क्या मैंने लिख दिया। फिर मुझे दिमाग में आता कि ये मैंने लिखा नहीं है, मुझसे कोई ऊपरी शक्ति ने लिखवा लिया है। सरस्वती माँ ही है अगर आपके अंदर जी, से तो निकलती है। तो ये मैं इसका श्रेय मैं नहीं लूंगा कि ये मैं लिख रहा हूँ, वो सरस्वती लिखवा लेती हैं। करेक्ट, ये बहुत सही बात है, मैं भी फील करता हूँ जी। और मैं कई बार फंसता हूँ, शब्द नहीं आते हैं दिमाग में, तो रात भर खराब हो जाती है, बैठा रहता हूँ टेबल पे कुर्सी पे लिख के पेन लेके, फिर पता चला सुबह शब्द याद आया कि अरे ये है, अंदर से। हाँ ये है। फिर मैं मन में सरस्वती को आभार प्रकट करता हूँ, पाँव हाथ जोड़ता हूँ कि आपकी कृपा से पूरी हो गई। फिर उसका एक पब्लिशर ने मुझे राय दिया कि सर आप लिखते हो ना, वो कम पढ़ते लोग हैं, आजकल लोग पढ़ते कम है, आप उसका वीडियो अपनी आवाज में बनाओ और डालो तो वो, अब मैं बताऊं आपको, व्यूज उसके जो वीडियो व्यूज 500 होते हैं तो 400 तो 50 लोगों ने उसको टिक किया होता है कि हाँ हमने पढ़ा, लाइक किया, पढ़ा, लेकिन उसकी व्यूअरशिप ज्यादा हो जाती है क्योंकि लोगों को वीडियो देखने की आदत। आजकल लोगों को विजुअल मीडियम ज्यादा है, इसलिए प्रिंट मीडियम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो साहित्य से रुचि रही है, बचपन में रही है, मैं अच्छा साहित्य पढ़ता हूँ। वेरी गुड। आजकल तो अगर आप आजकल भी करते हैं तो आप बहुत अच्छा मैं खाली समय जब मिलता है। एक चीज टीवी ने जो मार दिया है, टीवी ने लाइब्रेरियों को मार दिया, बिल्कुल। किताबें मेरे को इतनी मिली हैं, चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी देते हैं, कभी रमन सिंह जी देते हैं, जी बुक कुछ। अब दुर्भाग्य है कि रख देते हैं हम लोग। पढ़ना बहुत आजकल पता नहीं क्यों हो गया, ये सब बिगाड़ दिया है मोबाइल ने। लेकिन मेरी एक समस्या दूसरी हो गई है, और बड़े बड़े राइटर्स लोग अब मुझे अप्रोच करते हैं कि आप अपना एड्रेस दीजिए, हमें पुस्तक भेजनी है। मैं पूछता हूँ किस लिए, आप पढ़ के इसकी समीक्षा लिखिए। हाँ, वो लिखवाते हैं। और मेरे पास अभी भी कम से कम 15 बुक्स पढ़ी हुई हैं जिनको पढ़ना है मुझे, और मुझे उसकी समीक्षा लिखनी है। कोई अपना प्राकथन लिखवाता है, शुरुआत का, कोई टिप्पणी चाहता है। तो ये थोड़ा एक अतिरिक्त कार्यभार आ गया है मेरे ऊपर। मत, क्योंकि मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो ज्ञान हमको एक वीडियो देता है उससे 100 गुना ज्ञान हमको एक किताब का पन्ना देता है, पुस्तक देती है। हम पुस्तक में जो पढ़ते हैं जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। विजुअल मीडियम इतने फास्ट है कि हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते बिसते हैं, आगे चले जाते हैं, भूल जाते हैं, रिकलेक्ट नहीं कर पाते। किताब आपने गॉडफादर पढ़ी है या आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपने जिंदगी भर किताबें। मैं चंद्रकांता पढ़ता था उस जमाने में, जब बच्चा था मैं। चंद्रकांता आपने काम भी किया बाद में, मुझे पता नहीं था। चंद्रकांता संतति तक मैंने पढ़ा। उसके बाद में एक भूतनाथ करके आता था, उन्हीं का है, तो मेरी खत्री जी का पॉपुलर किताबें पढ़ा हूँ। आप मुझे बोलो कि ये फिलोसोफर की कहानी है, वो उसकी कहानी, मेरे को पता नहीं, पर मैंने ऐसे करते करते महाभारत चाट डाली पूरी, बिकॉज ऑफ तलवार। नहीं, उसका लाभ हुआ, लाभ हुआ। पर मैं ये बोलना ये चाहता हूँ कि अफसोस की बात है कि अभी नहीं पढ़ पाता हूँ मैं, जबकि मुझे लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को समझाता हूँ कि फिर से किताबों की तरफ जाइए, बिल्कुल जाइए। मुझे कभी कभी जब दिखता ना कोई आदमी फ्लाइट में पूरे टाइम पढ़ता, तो मुझे ईर्ष्या होती है कि आदमी पढ़ लेता है। तो आपको अगर ये मिला है तो मत छोड़िए। मैं पढ़ता रहता हूँ, भले आप कितनी भी एक्टिंग करो, लेकिन आपका ये जो अंदर का सरस्वती माँ ने जो दिया है। मैं देखिए, मैं एक रहस्य बताता हूँ आपको भी और आपको। मैं हर परफॉर्मेंस के पहले सरस्वती माँ का आह्वान करता हूँ। बिल्कुल करना चाहिए अपने हिसाब से। मतलब मेरा उनका कनेक्शन है अपने हिसाब से। मैं किसी को कहा नहीं इसको बोल दो सरस्वती माँ को, ऐसा नहीं है। तो आपके अंदर अगर ऊपर वाले ने एक समझ दी है, एक नॉलेज दी है, डिस्कवरी दी है, उसको पकड़ के रखो, क्योंकि ये बहुत अमूल्य चीज है। मुकेश जी, मैं समझता हूँ शब्द ना ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। ओम से शुरुआत, बिल्कुल। और जब हम शब्दों को साध लेते हैं, अभिनय में हम क्या करते हैं, हम शब्दों को अपने साथ सामंजस्य बिठा के साध लेते हैं कि ये हम ऐसे बोलेंगे, ये हम ऐसे बोलेंगे, इस शब्द की प्रस्तुति मैं इस प्रकार करूंगा, तो वो अभिनय निखर के आता है। फिर डेफिनेटली शब्द को अगर देखिए, मैं रीजनल फिल्में क्यों नहीं करता। मैंने मराठी मना की है, पंजाबी मना की है, तेलुगु तालिम, एक तेलुगु कर गया, अच्छा वो नहीं चली वो, क्योंकि मैंने सुना है हर एक्टर की लाइन लग जाती है वहाँ पे। हाँ जी। सुरेंद्र पाल बोलता है, मुकेश मैं एक फिल्म कंप्लीट करता हूँ होटल छोड़ने को, आंध्र में बढ़ता तेलुगु फिल्म के,
फोन आता है, सर डोंट लीव दी होटल, हाँ। व्हाई यू आर डूइंग दिस फिल्म। अब वहीं पर मैं 4 फिल्में मैं उसी टाइम करता हूँ। मैं उसमें नहीं गया, मुझे खुशी भी है, क्योंकि मेरे जैसा एक्टर वो करता है जो अंदर से निकलता है। मैं वो नहीं करता जो मुझे पैसे मिलते हैं। मैं आपको उनको फर्क नहीं बताऊं, पड़ता। सुरेंद्र भाई का आपने नाम लिया, सुरेंद्र पाल जी का, बहुत ही समृद्ध बढ़िया अभिनेता हैं। बढ़िया इंसान है। मुझे वो छोटे भाई जैसा प्यार देते अच्छा। हैं। और जब मेरी माँ जीवित थी तो मेरे घर, जब मैंने पहला घर खरीदा था तो वो घर आए थे, तो मेरी माँ ने केवल इतना बोला था उनको कि आपका छोटा भाई है, ध्यान रखना। उन्होंने ध्यान रखा। और जब पहली भोजपुरी फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस डायरेक्ट की, ए भौजी के सिस्टर, जिसमें आपने किया, तो उनका फोन आया कि शैलेंद्र आप इसमें विलन कर रहे हो। तो आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट कि करूं भोजपुरी ना करूं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी भाषा है। अच्छा, पहली फिल्म थी आपकी भी? वही वो पहली फिल्म थी। अच्छा। तो तुम्हें करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो देखता हूँ। पहले ही दिन सेट पे बड़ी ताली वाली बज गई मेरे परफॉर्मेंस के बाद में आपके सामने अवार्ड मिल गया। तो उसके बाद काफी ऑफर आ गए। तो मैं अभी छांटता हूँ कौन सी अच्छी है। कितने कर गए भोजपुरी फिल्में? ज्यादा से ज्यादा मैंने अभी 7-8 की हूँ, बस ज्यादा नहीं करता। 25-50 नहीं? जो ना जो पसंद आ जाए वो करता हूँ। अभी पिछले 21 जनवरी को भी मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। मैं अभी इसको रोकना चाहूंगा। हमने बातें 2 विविध आयाम की बात की हैं जी। आप एज एन एक्टर, एज ए कवि, मैं चाहूंगा कि ये पब्लिक भी माने आपको कि आप ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं। कोई कविता पढ़ के हमको कविता आपने सुनाओ ना। अवश्य अवश्य। मुकेश भाई, हम लोग इस समय अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स जी, और अमृत काल चल रहा है। करेक्ट। तो इसमें एक भारतीय होने के नाते हमारी आकांक्षाएं क्या होनी चाहिए, मेरी कवि के नाते क्या आकांक्षा है, भारतीय होने के नाते, जी, भारतीय होने के नाते, और वो मैंने लिखा है, आप ध्यान दें। शीर्षक है अमृत महोत्सव। ओके। अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए। अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए। विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए। विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा भाव से नेतृत्व होना चाहिए। हो वंशवाद से मुक्त वो गणतंत्र होना चाहिए। वंशवाद से मुक्त वो गणतंत्र होना चाहिए। तुष्टीकरण का राष्ट्र से अब अंत होना चाहिए। तुष्टीकरण का राष्ट्र से अब अंत होना चाहिए। जैसी हो जिसकी योग्यता पद प्राप्त होना चाहिए। बहुत अच्छे। स्वार्थ लालच पाप का अब अंत होना चाहिए। हो समर्पित राष्ट्र को जीवन वो होना चाहिए। स्वदेश निर्मित वस्तु पर हमें गर्व होना चाहिए। कुटीर ग्राम उद्योग का विस्तार होना चाहिए। स्वच्छ हो गंगा का जल अमृत सा होना चाहिए। हो आत्मनिर्भर राष्ट्र पूर्ण समृद्ध होना चाहिए। प्राचीन धर्म स्थलों का पुनरुद्धार होना चाहिए। भारत पुनः हो विश्वगुरु, ये प्रयास होना चाहिए। प्रगति की संभावना अनंत होना चाहिए। संस्कृति सनातन धर्म पर अभिमान होना चाहिए। पाठ्यक्रम शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा मिले गुरुकुल भी होना चाहिए। क्या बात है। आधुनिक शिक्षा मिले गुरुकुल भी होना चाहिए। निज देश भाषा ज्ञान का बखान होना चाहिए। जो देश की रक्षा करे विज्ञान होना चाहिए। वीर वीरांगनाओं का गुणगान होना चाहिए। बेटियां अभिमान हैं ये सोच होना चाहिए। स्वर्णिम सत्य इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। राष्ट्र जिनका है ऋणी सम्मान होना चाहिए। खेल कूदों में भी नित उत्थान होना चाहिए। शीर्ष पर पहुंचे ये भारत कीर्तिमान होना चाहिए। योग राजयोग जीवन संवारे चित्त की ये वृत्ति होना चाहिए। वीर जो करें सीमा सुरक्षित देश में सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सभी का पूज्य स्थान होना चाहिए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सभी का पूज्य स्थान होना चाहिए। शस्त्र से हो सेना सुसज्जित,
देख शत्रु कांप जाना चाहिए। शस्त्र से हो सेना सुसज्जित, देख शत्रु कांप जाना चाहिए। ड्रैगन यदि दुस्साहस करे तो, ड्रैगन यदि दुस्साहस करे तो गलवान सा शौर्य होना चाहिए। पराक्रम जब सेना दिखाए, पराक्रम जब सेना दिखाए, प्रश्न कोई न होना चाहिए। छुपे हुआ आतंकी जहां भी तत्काल वध होना चाहिए। राष्ट्रवाद राष्ट्र परंपरा हो, राष्ट्रवाद राज्य परंपरा हो, राष्ट्रवाद राष्ट्र परंपरा हो। नव संस्कार होना चाहिए। नव संस्कार हो। अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए। विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए। क्या बात, आपने ऑलमोस्ट वो सब कुछ कह दिया जो मैं कहता रहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ। जी, आपने जो चीज़ मांग किया, सब जानते हैं। मेरी वीडियो में मैं ये बातें कई बार बोल चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुकुल को लाइए से लेकर हम फौजियों का सम्मान होना चाहिए, नारियों का सम्मान। बहुत ही उज्जवल कविता लिखी है इन्होंने। थैंक यू। बहुत ही सार्थक कविता लिखी है, बहुत ही कॉन्टेम्पररी कविता लिखी है। आज के अमृत महोत्सव में जो मोदी जी कहते हैं कि बड़े लेवल पे मनाएंगे हम पूरे देश में, ऐसे ऐसे शब्द चाहिए पब्लिक के दिमाग में जाने चाहिए जो इन्होंने सुनाए हैं, क्योंकि इनकी एक एक लाइन सुनहरे अक्षरों में लिखी जा सकती है आज के इस अमृत जी, महोत्सव। मैं आभारी हूँ, आपको अच्छी लगी। मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब ये जो आपने शुरू से कह दिया कि मैं एक भारतीय ये चाहे, हर बिल्कुल। भारतीय। और ये बात ये सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बात कही है, ये हमारे देश की कमी को भी गिना रहे हैं। बिल्कुल, ये बोल रहे हैं होना चाहिए, इसका मतलब है कि अभी नहीं हुआ नहीं है। काफी कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। आज मैं ये कहूंगा काफी कुछ हो रहा है, पर ये बट उतना नहीं हो रहा है। मोटिवेशन आप दे रहे हो, जी। इसका मतलब है कि सी वी नीड एवरीथिंग व्हाट ही सेड। सम्मान होना चाहिए, जिसमें इन्होंने एक बार बीच में कहा कि जिससे हमारा देश ऋणी है, क्रांतिकारी जी, चंद्रशेखर आजाद से जी, लेकर जी, भगत सिंह से, उनका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल उनको होना शहीदों चाहिए। का दर्जा दिया जाना बिल्कुल होना चाहिए, जिसके चाहिए। लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे जो वो अभियान है जय हिंद का, जी, इन्होंने वही बात बोली है बीच में कि हम जिनको सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान नहीं दिया गया, जी जिनकी रक्षा होनी चाहिए अभी तक नहीं हो रही। गलवान के बारे में भी सवाल उठाए थे बीच में। जी, हमारे को पकड़ के मारना चाहिए उस हिंदुस्तानी को जो जाकर बोला आया कैनेडी हॉल में अमेरिका के कि मैं उस इंडिया से आया हूँ जो 2 इंडिया है, मैं उस इंडिया से आया हूँ। गलत है, जो गलत जो है। सुबह जहाँ औरतों का मान होता है और रात को रेप होता है। मैं भड़क गया तो सामने। ऐसे लोगों पर देशद्रोह होना चाहिए, ऐसे मैं लोगों बता को रहा हूँ। गधे पे मिला के घुमाना बिल्कुल। चाहिए पूरे देश में। आप क्या बात कर रहे हैं? तो ये बातें हैं जो चाहिए हर इंसान, हर भारतीय को बोले। बहुत बहुत आपका आभार, आपने ये बहुत अच्छी कविता सुनाई है। मैं कोशिश करूंगा इसे अपने शब्दों में कभी बिल्कुल इसको बिल्कुल मैं भी बोलूं। वो मेरा सम्मान होगा। वो मेरा सम्मान होगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो इसके अलावा कोई और हास्य कविता, कुछ कविता है? एक तो छंदबंद है और एक जो है वो मुक्त छंद है। तो आप कौन सा सुनना मुझे पसंद नहीं करें? मालूम, जो आपको लगे कि आप मेरे पर बॉलिंग डाल सकते हैं, ऐसी बॉल डालिए आप। 2 लाइनें सुनाता हूँ, सुन लीजिए जी। पहले। द कश्मीर फाइल्स टाइटल है इसका। जी हाँ, कश्मीर फाइल खुल गई है, जगत के आंसुओं से धुल गई है। क्या बात। जो चीखें घाटियों में घुट गई थीं, सिसकियां जो वहां पे दब गई थीं, छुपाया सत्ताधीशों ने जिसे था, रजत पट पर उभर के आ गई है। जी हाँ, कश्मीर फाइल खुल गई है। कश्मीर फाइल खुल गई है, आपको बहुत खुशी है इस बात जी, जगत के आंसुओं से धुल वो लोगों को पता नहीं था क्या क्या हो रहा था। टेस्ट। थिएटर ने नग्न इतिहास देखा, नम हुई आंखों का सैलाब देखा। क्या बात। थिएटर ने नग्न इतिहास देखा, नम हुई आंखों का सैलाब देखा। दर्द की नदियां जो सूखी हुई थीं, वो रावी झेलम बह के आ गई हैं। क्या बात। वो रावी हमारे अंदर से वो रावी झेलम बह के आ गई हैं। जी हाँ, कश्मीर फाइल खुल गई है, जगत के आंसुओं से धुल गई है। हुआ निष्क्रिय जब कश्मीर शासन, तब हुआ पंडितों का निष्कासन। जिनकी आवाज वर्षों से दबी थी, उनकी जुबान खुल के आ गई है। कश्मीर फाइल खुल गई। जी हाँ, कश्मीर फाइल खुल गई है, जगत के आंसुओं से धुल गई है। अंधेरों ने उजालों को धुना था, अंधेरों ने उजालों को धुना था। किसे कब मारना है ये चुना था। साले वो सेलेक्ट करते थे, इसको मारना है। अंधेरों ने उजालों को चुना था, किसे कब मारना है ये चुना था। अंधेरों को उजाले में सजा हो,
सजा हो। अच्छा, अंधेरों को उजाले में सजा हो, न्याय हो, अब सच्चाई आ गई है। वाह, जी हाँ, कश्मीर फाइल सच खुल बात गई है। निकल कर आ गई है। और एक इसका दूसरा मैंने लिखा था, वो मुक्त छंद है। वो ये तो छंदबंद था, छंदबद्ध था। ये मुक्तछंद क्या होता है? जिसकी राइम मिल जाए लास्ट में, अच्छा, जो राइम में चले, जो राइम में चले, एक उसका ग्रामर होता उसको है। क्या बोलते हैं? वो छंदबद्ध उसको होता है। छंदबद्ध होता है। हाँ, और मतलब ये आपने राई पे ऐड किया तो दूसरा गाई पे होना हाँ, चाहिए, यस, वो गाई होना पे चाहिए, होना चाहिए। उसको बोलते हैं मुक्त, वो छंदबद्ध होता है। छंदबद्ध होता है। छंदबद्ध, बद्ध, और बद्ध। छंदबद्ध। हाँ, और दूसरा मुक्त, मुक्त छंद। अच्छा, उसमें कोई ये नहीं कि आप लेफ्ट भी जाओ फिर राइट भी आ सकते हैं आप, Very लेकिन उसमें भी एक राइम बैठाना होता है। रिदम तो हो। जैसे कश्मीर हम्म। भारत की श्रेष्ठ शीर्ष भूमि, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि ये छंदबद्ध नहीं है, बट बात उसमें पूरी आती है। ऋषि कश्यप की तपोभूमि, शीर्ष भूमि आया, ऋषि कश्यप की तपोभूमि, शंकराचार्य की तपोभूमि, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि की तपोभूमि, पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा की भूमि, राजा ललित आदित्य की भूमि, अध्यात्म की भूमि, प्रेम करुणा की भूमि, ज्ञान अनुसंधान की भूमि, रावी चिनाब सिंधु झेलम की भूमि, कंकड़ कंकड़ में शंकर की भूमि, पृथ्वी के स्वर्ग की भूमि। ऐसी महत्वपूर्ण पवित्र पावन भूमि को निज स्वार्थवश नरक बनाने का, अलगाववाद भड़काने का, भाईचारा निपटाने का, गुरु शिष्य संबंधों को अपमानित करने का, एक टीचर को मारा था बुरी तरह, गुरु शिष्य संबंधों को अपमानित करने का, पड़ोसी धर्म को कलंकित करने का, पड़ोसियों को इशारा करते थे, इसको मारो, यहाँ पे पड़ोसी धर्म को कलंकित करने का, मानवता को लज्जित करने का, हैवानियत का तांडव करने का हिंदू पंडितों के विरुद्ध कुत्सित षड्यंत्र किसने रचा? हिंदू पंडितों की त्रासदी को, वेदना को, पीड़ा को दर्शाता चलचित्र द कश्मीर फाइल्स इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है। क्या बात, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है। सत्य घटनाओं का प्रलेख है। 19 जनवरी 1990 मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर घृणा, पागलपन, जिहाद की गूंज, रलीव गलीव चलीव, इस्लाम कबूल करो, गल जाओ, मारे जाओ या चले जाओ, ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, हमारा कश्मीर छोड़ दो, हम क्या चाहते, आज़ादी, तत्पश्चात रक्तपात, स्त्रियों का बीभत्स बलात्कार, आरा मशीन से जीवित कटने की चीत्कार, हिंदू पंडितों का नरसंहार, घर मंदिरों पर को ध्वस्त कर धू जलाकर मचाना सर्वत्र हाहाकार, चहुओर अत्याचार, अंधकार अंधकार, आतंकी त्रासदी से विश्व का साक्षात्कार। कश्मीर फाइल। हाँ, हमारे कश्मीर का यही तत्कालीन कटु सत्य बताते हैं इतिहासकार, किंतु हतप्रभ हूँ, कुछ संवेदना शून्य, हृदय विहीन स्वदेशी स्वजनों की प्रतिक्रिया से दुखद है उनका मिथ्या विमर्श स्थापित करना। झूठ बोलते कि नहीं, ये हुआ ही नहीं, प्रोपोगेट करते। दुखद है उनका मिथ्या विमर्श स्थापित करना, सत्य को ना करना स्वीकार, वो नहीं मानने को तैयार कि वास्तव में हुआ था नरसंहार। पीड़ितों और अत्याचारियों को तराजू के दोनों पड़रों में समान रूप से तोलना चाहते हैं। बोलते उधर भी मरा, मुसलमान भी मरा। हाँ, जख्मों पर पीड़ितों और अत्याचारियों को तराजू के दोनों पड़ों में समान रूप से तोलना चाहते हैं, जख्मों पर नमक मलना चाहते हैं। दोनों का दुख समान है जताना चाहते हैं, सत्य से मुंह मोड़ना चाहते हैं, शुतुरमुर्ग बन रेत में मुंह छुपा लेना चाहते हैं। कुछ हुआ ही नहीं ये दर्शाना चाहते हैं। आतंक मचाने वाले मुसलमान थे, ये सत्य है, किंतु दुखद आश्चर्य था पड़ोसी थे। ये कटु सत्य है। पड़ोसियों का विश्वासघात खल गया क्योंकि अपना ही अपनों को छल गया। क्योंकि अपना ही अपनों को छल गया। मुसलमानों में जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, हत्या उनकी भी हुई थी, जो राष्ट्रवादी थे। अतः उचित नहीं होगा ठहराना दोषी पूरे संप्रदाय को। दोष है उस संप्रदाय के अपराधी प्रवृत्ति के दुर्दांत विक्षिप्त दरिंदों का, सत्ता के भूखे सत्ताधीशों का, जो जनसेवक कदापि नहीं, येन केन प्रकारेण सत्ता भोगी थे, हैं परिवारवादी थे, हैं जो संकट देख भाग खड़े हुए थे। अब्दुल्ला भाग गया था, लंदन भाग गया था। जो संकट देख भाग खड़े हुए थे, निहत्थे हिंदू पंडितों को अकेला असहाय छोड़कर, क्योंकि षड्यंत्र किया था मिलकर। हिंदू पंडितों की पीड़ा पर्वत श्रृंखला पिघल रही है, आंसुओं का सैलाब बन बह रही है। शीतल प्रदेश निवासी गर्म लू के थपेड़ों से झुलस चुके हैं। दिल्ली में उनको लू के थपेड़े झेलने पड़ते थे कश्मीरियों को। आज तक कई बार मर चुके हैं।
दुख त्रासदी झेल चुके हैं। अब उनके जख्मों पर बर्फीली फुहार पड़नी चाहिए, न्याय की गुहार लगनी चाहिए, मलहम लगनी चाहिए। व्यवस्था से अपेक्षा है न्याय होते दिखना चाहिए। तत्काल शीघ्रातिशीघ्र अविलंब दोषी दंडित होना चाहिए। देश न्याय व्यवस्था की अकर्मण्यता पर, किंग कर्तव्य विमूढ़ता पर पश्चाताप होना चाहिए। मन में विश्वास है न्याय होगा, न्याय होगा। उस समय वो लोग उनकी एक फैज़ अहमद फैज़ की बोलते थे, हम देखेंगे। उसको मैंने कंक्लूड किया लास्ट में, न्याय होगा, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। ये कंप्लीट किया। क्या बात है, क्या बात है। तो शैलेंद्र जी, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है, क्योंकि हम लोग अपनी धारा प्रवाह में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमने एक्टिंग से लेकर हमने कविता पाठ भी कर ली है। मैं समझता हूँ कि कई लोगों को ये नहीं लगे कि मैंने शैलेंद्र श्रीवास्तव दी एक्टर के बदले शैलेंद्र श्रीवास्तव दी कवि को बुला लिया है, पोएट को बुलाया। ये मिश्रण है, तो मैं जानता था इनकी इस विविधता को जानता था। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो पब्लिक आपको जानती है, अभी तक आप बता रहे थे जो आप हैं और उनको नहीं मालूम है, मैं चाहता था मालूम। मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में भी कुछ सवाल अगर निकलते तो निकाला जाए थोड़ा आपके आपने बता दिया कि आपका सफ़र कहाँ से कहाँ आया, आप गांव से बम्बई कैसे आए, फिर एक्टर बनने के अलावा किस कैरियर में रुचि थी। अब आप कहेंगे कि आपको इसमें पोएट में साहित्य में रुचि थी। आपने की हुई तमाम सीरियल या फिल्म में आपका ऐसा कौन सा रोल था जो टफ लगा आपको? ज़खाकू जो सिग्मा फर्स्ट साइंस फिक्शन, बिकॉज उसमें क्या था, 8 से 9 घंटे मुकेश भाई मुझे मेकअप के लिए बैठना पड़ता। मेकअप हमारा किलविश को 3 घंटे लगते थे, मेरे को 1.5 घंटे लगते थे। मैं रात को स्टूडियो में चला जाता था और इजी चेयर पे लेट जाता था। मेकअप मैन मेकअप शुरू करता था, क्योंकि मेरी पूरी स्किन को रफ किया जाता था। स्प्रेड गम, कॉटन, लैटेक्स ये सब लगा के पूरा रफ किया जाता था यहाँ तक। और यहाँ पे थर्मोकूल्स के पीसेस होते थे जिससे हड्डियों का इफेक्ट दिया जाता था। बाल नहीं थे, यहाँ हड्डियां होती थी। 8 या 9 घंटे बाद वो मेकअप मैन बोलता था, नाउ ही इज रेडी टू शूट। फिर अगले होल डे पूरा शूट होता था उसी गेटअप के साथ, उसी गेटअप में। तो निकलता नहीं था, वो सब बन के मर लगा के आप कर रहे हैं। उसके बाद अगर कहीं क्रैक होता था तो उसको लैटेक्स से वो जोड़ते थे। अगर क्रैक, क्योंकि पसीना आता था। तो सबसे ज्यादा टफ रोल मुझे वही करने को मिला था। जब उसका एक्सटेंशन की बात आई थी तो एक्टरों ने कहा था भाई मत लो। ये इसका सीरियल का नाम क्या था? स्पेस सिटी सिग्मा जी। इसमें और कौन कौन से आर्टिस्ट थे आपके साथ बड़े? इसमें संजीव पुरी थे, कृष्णकांत जी थे, मीता वशिष्ठ थी, आनंद शर्मा थे, उनकी भी डेथ हो गई। और मतलब अपने तरह का मेन हीरो कौन था? कृष्णकांत। क्या कैरेक्टर का नाम उसका? उनका कैप्टन बुलाया था। लेकिन मतलब मैं भाग्यशाली मानता हूं कि पूरे इस सीरियल में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई कैरेक्टर हुआ था तो वो ज़खाकू हुआ था, जो मैंने किया था। और मैं ईश्वर की कृपा मानता हूं इसके लिए कि क्योंकि मैं सड़क पे चलता था तो बच्चे आके ऑटोग्राफ, उस जमाने में सेल्फी वोल्फी नहीं था, कुछ नहीं था, ऑटोग्राफ मेन चीज थी। तो लोग ऑटोग्राफ लेते थे, या अगर अपना कैमरा मैन लेके आते थे स्टूडियो से, भगा के आते थे। हाँ, तो वो रुकिए हम लेकर आते। हाँ, तो वो फोटो खींचते। परसों के फंक्शन में 4 लोगों ने मेरे से छोटे छोटे कागज में ऑटोग्राफ दिया, बाकी तो पॉसिबल तो नहीं था। मैंने कहा ये कहाँ से आ गए? ये मैंने आज मिलना मुश्किल है, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, आज को फोटोग्राफ। सर हम लोग ऑटोग्राफ बुक रखते थे, मेरे पास आज भी नीरज जी का, सब लोगों का ऑटोग्राफ है। उसके अंदर ऑटोग्राफ कलेक्शन हम बुक रखते थे, वो अपने साथ बुक लेके जाते थे कि जो कोई मिलेगा तो उससे ऑटोग्राफ लेंगे। आजकल लोग पर्ची पे, कई बार तो लोग नोट देने लगते हैं। मैं बोलता भाई नोट पे साइन करने का अधिकार मेरा नहीं है। जाके उनको टाइम नहीं होता था, जाके सिगरेट कोई कागज लेके आते थे। मेरे को आगे लड़की छोड़ दी बच्ची, मैंने कहा तो क्या करेगी इसको, कहाँ संभालेगी इसको? नहीं सर दे दीजिए। अब 2 शब्द लिखे, वो लोग संभाल के लेके जाते। जैसे आप फोटोग्राफर की बात करते हैं, उस जमाने में ये होता था, सर 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट। मैंने क्या है सर, वो स्टूडियो में जाकर मैं सर 1 सेकंड, वो भागता था और कैमरा मैन को लेके आता था। कैमरा मैन अपना लेंस ठीक करते आता था और खींचते थे। सर शांति थी उस वक्त जी। आज के फोटोग्राफ सेशन में शांति नहीं है। सर इधर से, सर फेंकी, सर सेल्फी, सर
अरे मैंने कहा यार इतने कैमरे में कहाँ देखेंगे हम, सही बात है। तो फर्क आ गया है बहुत एक बड़ी बात। अच्छी बात ये थी मुकेश जी कि मैंने कुछ सीरियल ऐसे किए जिससे मुझे बच्चों का बड़ा प्रेम मिला, मिला। जैसे शाकालाका बूम बूम। शाकाला बूम बूम किया आपने? शाकालाका बूम बूम में मैं ये सब शक्तिमान के बाद की जी creation जी है सब। तांत्रिक विलन था मैं उसमें, और मेरे पास एक ऐसी पेंसिल हुआ करती थी पेंसिल से कुछ जिससे ड्राइंग करो चित्र और कर वो दो। अपीयर हो जाता था। अच्छा वो आप यकीन मानिए वो मेरे घर सुबह बच्चों की भीड़ आ जाती थी कि अंकल वो पेंसिल दे दो। अब वो उस तरह का रेप्लिका कुछ मार्केट में बिकने लगा था, मैंने वो खरीद के उन बच्चों को खुश करने के लिए बांट दिया। वो फिर आ गए कंप्लेंट लेके, इससे तो वो हो नहीं रहा है चमत्कार जो आप उसमें दिखाते हो। जैसे मेरे को बोलते हैं उड़ के दिखाओ, वैसे वो बात बच्चे लोग तो बच्चे होते हैं। उसमें मेरा एक तकिया कलाम था कंटीला, तो मैं जब निकलता था सड़क पर तो बच्चों की पूरी स्कूल बस कंटीला अंकल बाय तो वो अच्छा लगता था। चलो यार इनको क्या होता आपने बच्चों के साथ, मतलब वो या यू आर राइट, वो सीरियल बहुत फेमस थी। जी जी जी। अच्छा अभी हम एक थोड़ी सी सीरियस बात पे आते हैं कि आज जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें जुड़ना बहुत मुश्किल है, इसमें आना और एक मुकाम पाना बहुत बड़ी बात है जी। आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या चीजें आपको सीखने को मिली? मतलब आपको ये इस पूरे जो आपने एक्सप्लेन तो कर दिया है जी, इसमें कहीं पर आपको लगा कि आपने स्ट्रगल किया है कि नहीं किया है, या किया है तो क्या सीखा है? संघर्ष तो करना पड़ता है मुकेश भाई, और संघर्ष का जो स्तर है, लेवल जो है वो चेंज होता रहता सबका है, अलग-अलग लेकिन होता है। जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। आज भी जब मुझे कोई नई भूमिका मिलती है तो मेरे लिए वो चुनौती होती है। मैं सोचता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे जी। और कभी शॉट दे भी दिया, एक डायरेक्टर ने ओके भी बोल दिया, तो मुझे अंदर से लगता है कि वो अंतिम नहीं था। नहीं, ये आप बता रहे हैं एक्टिंग करने का संघर्ष, मैं पूछ जी। रहा हूँ एक्टर बनने का संघर्ष। एक्टर बनने का नहीं, कुछ इस तरह का चक्कर नहीं। लगाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़े थे, जाना थे पड़ा आपको? था, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे थे वो कहते थे हम टीवी नहीं देखते। हाँ, ये बहुत बड़ा संभव था, उनको क्या बताओ नहीं कि देखोगे कहाँ तो से मालूम दिखा। नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं है। हाँ। अब मेरे को नहीं देखे तो वो शक्तिमान बोलते मालूम नहीं। हमने टीवी देखा नहीं, मैं बोलता था मैंने ये सीरियल किया वो सीरियल किया। हम सीरियल सर देखते नहीं। टीवी नहीं देखते हम। अब आप तो क्या अब उनको मैं अभिनेता हूँ ये बताना जताना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ऑडिशन करते थे फिर उसमें? मैं उनको बोलता था, आप मैं करवा खुद ऑफर करता था कि हाँ। आप मेरा टेस्ट ले लो, टेस्ट आप ले मेरा लो। ऑडिशन ले लो। तो लिया लोगों ने, बहुत काम मिला फिर उसके बाद। तो ये आपका स्ट्रगल इस तरह का रहा कि जी, लोग जी। अगर टीवी नहीं देखें, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि एयरपोर्ट पे अगर सपोजिंग इवन जैकी चैन भी खड़ा हुआ हो और अगर आदमी वहां पर गुजर रहे हो और उसने कभी देखा नहीं जैकी चैन नहीं को, या पहचानेंगे उसकी वो। वो बोलेंगे ऑर्डिनरी चाइनीज आदमी है, हाँ। लेकिन सडनली बोलेगा ए सर आपको मालूम नहीं जैकी चैन है, तो बोलेगा तो ये प्रॉब्लम है, हम कलाकारों को अगर कोई नहीं देखे जी, तो कुछ नहीं होता। हम जो भी हैं दर्शकों की बदौलत ही हैं। दर्शकों की वजह यदि दर्शक हमें स्नेह ना दे, प्रेम ना दे, हमारे प्रोजेक्ट्स को ना देखें तो हम क्या हैं, शून्य से। हैं। हमारा महल दर्शकों की वजह से खड़ा हुआ जी, है। जी, जी। ये बात हर एक्टर को समझ लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ दर्शकों की कदर करो। ये नहीं है कि आप उनके लिए मस्का मारो उनको या चापलूसी करो, क्योंकि आज तक मैंने अपने चैनल में कभी नहीं लिखा कि काइंडली या प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने कहा ओए हटा इसको प्लीज वर्ड, हाँ, आप लिखो इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, या इफ यू लाइक इट। या आई एम नॉट आस्किंग फॉर दिस थिंग, बट जनता का उसके बाद मैं जितनी कदर करता हूँ बहुत कम लोग करते हैं। जी। कई एक्टरों को जो आजकल के बोल कर गए हैं, अरे देखना है तो देखो ना हमारी फिल्म, अरे हमको तो बाइकआउट नहीं किया, आज हम तो मिस कर रहे हैं। अब चपत पब्लिक आज वो हाथ जोड़ के पीछे पीछे घूम रहे हैं, मत करो बॉयकॉट शुरू हुआ। ये गलती हमारे एक्टरों की है, आजकल की जो जनरेशन है। मुकेश भाई, अभिमान रावण का नहीं रहा है, तो हम लोग तो बहुत साधारण लोग हैं। कुछ भी लोग अभिमान से दूर हटो आप। एक काम करते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ पे आते हैं जो आपको और मुझे जोड़ती है कि आप तो घूम रहे थे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में और आपने इतना कुछ किया, लेकिन मैं जितना आपको जानता हूँ शक्तिमान के माध्यम से। जी। शक्तिमान में भी आपने एक रोल किया कि जनता से शेयर करेंगे कि कैसा अनुभव रहा आपका? मैं बताऊं, आपकी जो इमेज थी उनके जनता में वो लार्जर देन लाइफ थी। तो उनको ये था कि आप मुकेश जी को मिलते हो, आप उनके साथ काम करते हो, और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं और आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज साक्षात्कार के लिए आपने बुलाया। संयोग। और भाग्यशाली हूं मैं कि आप जैसे लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। हमारी कमाई सर वही है कि हमारे काम की तारीफ हो। हमारे एक पैसे की पैसा तो कहाँ लेके जाओगे आप? आज मतलब समझिए, मैं
इंडस्ट्री में कोई बड़ा एक्टर शायद ही कोई हो जिसके साथ काम नहीं किया हो। अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया है, 3 फिल्में की उनके साथ। संजय दत्त के साथ किया, रणदीप हुडा के साथ किया, राणा दग्गुबाती बाहुबली फेम उनके साथ किया, तो अमरीश जी के साथ किया, अमरीश पुरी साहब के साथ। इरफान खान मेरा दोस्ती था खैर वो तो हमें मुझे ये लगा कि आपको किसी भी एक्टर का सम्मान अवश्य करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऑरा से आप घबरा गए आप बोल नहीं पाएंगे। सर यही बात मैं 10 बार बोल चुका हूं। कई बच्चे आगे खड़े होते हैं सर, एक शॉट दे रहे होते हैं, सर 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 आपके साथ खड़े होते सर हमारे तो बाल खड़े। मैंने कहा चुप, जब किसी के साथ काम करो ना भूल जाओ वो कौन है। मैं दिलीप साहब के साथ काम करता हूँ, राजकुमार का। जब तक कैमरा ऑफ है हम पूरी इज्जत देते हैं, लेकिन चढ़ने का है, जैसे आपको अनिल शर्मा ने कहा चढ़ जाओ, अमरीश पुरी हो चाहे, मैंने तो पहले दिन राजकुमार जी के ऊपर चढ़ गया था। आप कहाँ थे? दिलीप साहब को बोल चुका हूँ, आप वो आपके दोस्त थे, आज दोस्त नहीं है। अगर आप बोले दिलीप साहब मैं काम कर रहा हूँ, कहाँ पैर नहीं कर पाएंगे आप। तो इसीलिए आपकी बात सही है कि आप उनका मान करो जरूर, हाँ बिल्कुल, लेकिन जब काम करना है तो फिर कैरेक्टर को निभाओ। जी बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। तो शक्तिमान में आपने फिर हालांकि बहुत छोटा रोल किया था, मैं समझता पहली बार जब आपने रोल किया था। पहली बार छोटा रोल था, मैं बम्बई आया था पहली बार, बाद में और भी। उसके बाद जो शक्तिमान पार्ट 2 बनाया आपने, पार्ट 2 में, लेकिन मेन शक्तिमान में आपने वही रोल में, जब मुझे याद है वो कोई कॉमेडी था। और मैं अपने गीता विश्वास के साथ हूँ, आपको उल्लू बनाता हूँ, देख फोटो खींचते हैं वो करते हैं। तो मैं आपके साथ कॉमेडी कर रहा था, जबकि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, आप कॉमेडी करते हैं। पर एक बात बताइए, आप जब काम करते थे तो आप ही का फेस यूज होता था कि गेटअप्स करते थे? नहीं, मेरा ही यूज होता था आपका। और कॉमेडी की बात आपने की तो मैंने बहुत अच्छा बताऊं आपको कि जब मैं नया बम्बई आया था तो राकेश बेदी साहब को मैं मिला। राकेश बेदी जी मेरे साथ दिल्ली में एक सीरियल किया था उन्होंने, ये हुई ना बात, जी टीवी के लिए। हुई ना बात। कमलजीत साहब हीरो थे, कमलजीत सिंह, और मैं विलेन था, सतीश कौशिक भी थे। तो मैं बम्बई आया तो मैं राकेश बेदी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं बम्बई आ गया हूँ। बोले आजा श्रीमान श्रीमती के सेट पे, यहाँ बंगला है। मैं गया तो मुझे श्रीमान श्रीमती में काम मिल गया। फिर वहाँ से मुझे हम 5 में काम मिल गया। कॉमेडी एक ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी सीरियल करने लगा मैं। हाँ, तो मुझे कई बार तो ये लगने लगा मैं कहीं कॉमेडियन ना बन जाऊँ। यही बात राजपाल यादव की भी कल कह के गए वो कि भाई मुझे नहीं बांधना है अपने आप को। जी, वो बोलते मैं सर मेरे लिए एंटरटेनिंग इज माय लक्ष्य कि मैं लोगों को आप भूमिका दीजिए, हम उस अनुसार ढल जाएंगे। चलिए अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं जी। एक तो कोई आने वाले प्रोजेक्ट्स, जो बहुत कॉमन सवाल होता है, पूछा जाता है जी, आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं? जी, मैं कुछ फिल्में साइन की हैं मैंने और कुछ वेब सीरीज साइन की। वेब सीरीज पे बहुत जमाना जी जी जी। और अभी 25 तारीख को जा रहा हूँ एक रीजनल फिल्म के लिए, अयोध्या जा रहा हूँ। वेरी गुड। और बस अब काम करना है जुड़ के, क्योंकि हम लोग कोविड में काफ़ी दिन ने बेकार तो रहे हैं, तोड़ दी, कमर तोड़ दी लोगों की। तो फिनेंशियली भी हम लोगों को मेहनत करना है कि अच्छा कमाएं। चलिए, कोई एक ऐसी सीख जो आपने अपने लाइफ में सीखी और अप्लाई की जिससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब ऐसी कोई सीख जो आपने जिसको पकड़ लिया आपने। कई मतलब हम लोग अपने एक प्रिंसिपल बना लेते हैं जी, उसी को फॉलो करते हैं। आपने ऐसी कोई सीख जो आपने सीखी और अप्लाई की जिससे आपको फ़ायदा हुआ? आप विनम्रता का साथ मत छोड़िए, चाहे आप कुछ भी बन जाए। विनम्रता आपको नहीं छोड़ना है। इन दिस लाइन में बिल्कुल विनोद मेहरा जी भी इसलिए चले थे कि वो इतने इजी टू साथ में काम करना। जी जी, वो आप उसको बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मैंने जब मुझे अभी सॉर्बोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दिया तो मैं मंच पे मैंने कविता पाठ करते हुए लास्ट में जब कंक्लूड किया था तो मैंने यही कहा था कि विद्या ददाति विनयम, और मैं चाहूँगा कि जो उपाधि मुझे दी है आपने मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, ये मुझे और विनम्र बनाया, और विनम्र बनाया, और विनम्र बन रहूँगा, और हम्बल बनाया। जी 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 जी, ये आपने इसको आपने मेंटेन। और ये डॉक्टरेट सिर्फ मेरा नहीं है मुकेश भाई, मैं समझता हूँ इस डॉक्टरेट को पाने में आप सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया है। सब में एक्टर बनता है लोगों के सहयोग से। वो घर में मेरे टंगा हुआ जरूर है, वो जो उन्होंने दिया हुआ है उपाधि मुझे, बट उसमें अंश आप सभी लोगों का है। क्या बात। अगर आप लोगों ने मुझे समृद्ध नहीं किया होता, आप लोगों ने मुझे अपने साथ काम नहीं करने दिया होता, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ मैं हूँ। है, हमारी लाइन इस पर डिपेंड करती है। पर अभी मैं ये तो आपने एक अच्छी बात कह दी विनम्र। एंड में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की यूथ और उन लोगों को जो हमारी इस लाइन में आना चाहते हैं, आपने अपने अनुभव से कुछ उनको सलाह देंगे जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो काम में आते हैं, स्ट्रगल नहीं मिलता,
कोई सलाह देना मैं चाहेंगे? बिल्कुल बोलूंगा कि आप सिर्फ मात्र ग्लैमर देख के मत आ जाइए कि मुझे स्टार बनना है, मुझे ये करना है। ग्लैमर बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आप अपने डिक्शन पे काम कीजिए, अपने अभिनय पे काम कीजिए, अपना क्राफ्ट सीखिए, और जब आपको लगे कि आपको क्राफ्ट की समझ आ गई, हालांकि सीखना निरंतर चलता रहता है, Every मैं day. आज भी सीख रहा हूँ, एवरी डे। आज भी सीख रहा हूँ, तो उस वक्त जब आपके अंदर एक विश्वास आएगा, जो आत्मविश्वास आएगा, उसके बाद काम के लिए जाइए। बाद में प्रसिद्धि होगी तो फिर जो जिनके साथ आपने आरंभ किया होगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि वो आपको सम्मान देंगे, वो आपका साक्षात्कार करेंगे। डेफिनेटली आप तब तक अनुभवी हो जाते हैं, जी परिपक्व हो जाते हैं कि जी, आपने तो आपको क्राफ्ट जानना बहुत जरूरी है। ये मैं नई पीढ़ी को बोलूंगा, सिर्फ कोई डायलॉग बोल रहा है और हम भी जाके रट के डायलॉग बोल देंगे, ये नहीं है। जैसे किसी ने मेरे ऑडिशन में जब मैंने मेरे शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग खोली है जगह जगह, जी तो आगरा या जयपुर, वो लड़का आया ऑडिशन के खड़ा होकर, मैंने कहा बोलो क्या दिखाते हो, मेरे हाथ पे किसी ने लिख दिया मेरे बाप का नाम दे वो करके, अरे मैंने कहा ओए दीवार तेरा का अपना कुछ है डायलॉग। ये लोगों के दिमाग में नहीं आता है, इसीलिए क्राफ्ट आप इनको लोगों को इतना बताइए कि एक्टिंग इज नॉट सो इजी। नहीं है, इतना सरल नहीं है। समझा दीजिए कि एक्टिंग इतनी इजी नहीं है। अभिनय देखिए क्या है, हमारे भरत मुनि ने कहा है नाट्य शास्त्र में कि अभिनय पर काया प्रवेश है। पर काया प्रवेश, बहुत हम जो है, हम जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव हूं, लेकिन जब मुकेश जी मुझे कोई किरदार देते हैं, कोई कैरेक्टर देते हैं, अब मुझे अपने आप को उस किरदार के अनुसार ढालना है कि उसकी चाल ढाल क्या होगी, वो बोलेगा कैसे, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। तो आप जब तक इसको ध्यान नहीं रखेंगे, आपके अभिनय में निखार नहीं आएगा। और सीखना मत छोड़िए, सीखना बिल्कुल नहीं छोड़िए। कभी ये जिस दिन आपको अभिमान आ गया कि अरे अब मैं कुछ बन गया हूँ, अब तो मुझे सब कुछ आ गया है, वहां से आपका पतन शुरू हो जाता है। डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये बहुत सही बात, बहुत सही बात। अब एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ। अभी तक आप मेरी बॉलिंग झेल रहे थे, अभी मैं चाहूँगा कि आप बॉलिंग करें, मैं बैटिंग करूँ। बिल्कुल। मतलब ये है कि सपोजिंग आपको एक सवाल मुकेश खन्ना को पूछने का मौका मिले, आप क्या पूछेंगे? चलो मैं बन जाता हूँ एक्टर, अभी आप बन जाइए इंटरव्यूअर। क्या सवाल पूछना चाहेंगे मुकेश खन्ना को? कोई एक सवाल। मुकेश जी, आप एक समृद्ध और बड़े ही समझदार, गुणी अभिनेता हैं। यदि अभिनेता बनना नहीं होता तो दर्शकों को आज आप चमत्कृत कर दीजिए बता के कि क्या बनते आप। अच्छा सवाल है, जवाब भी मेरे पास है, और वो भी अगर बचपन से गिनती शुरू करूं तो मैं वर्ली के क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं, अगर आप देखो आज भी है वो तारामंडल बना हुआ है, प्लेनेटोरियम। मैं मरीन ड्राइव रहता था, तो वहाँ से मैं कभी कभी बीच में जाके बैठ जाता था। वहाँ आपको आकाश दिखता है और तारे दिखते हैं, जी जी, नक्षत्र दिखते हैं, गैलेक्सीज दिखती है, और एंकर बताता है कि देखो ये मंगल ग्रह है, देखो ये जो है नोवा है, सुपरनोवा है। मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत था। अच्छा, अगर उसको मैंने परस्यू किया था तो मैं भी शायद आज स्पेस में उड़ने की लाइन में खड़ा होता कि चलो मुझे बहुत शौक है। चलिए ये राज खुलवा लिया मैंने आज आपसे। इसके अलावा एक और राज है कि ये तो मेरी शुरुआत के दिनों में जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में सेंट जेवियर्स कॉलेज में गया, तो तब तक मैं फास्ट बॉलर था। अच्छा, मतलब ओपनिंग बॉलर ऑफ माय स्कूल, और मैं क्रिकेट का बहुत शौक क्या था। बात। मतलब घर से बच्चों को लिए मैं पूरे घर में किट होती थी, मैदान में जाके आते थे और मैदान में टंग बांध के हम लोग खेलते थे। मैं शायद क्रिकेटर बन जाता। मुझे पता लगा कि विनू मांकड़ जो इतने बड़े प्लेयर थे, हमारे कैप्टन भी रह चुके हैं इंडिया के जी, वो हमको नेट प्रैक्टिस कराते थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज के सामने एक मैदान था, और वहाँ हम लोग दोपहर को पहुँच जाते थे वाइट शर्ट अपने नेट प्रैक्टिस करने। अब वो शुरू में मैंने किया, मैंने BSc किए, मैंने साइंस ज्वाइन किया था। साइंस में दोपहर को प्रैक्टिकल्स होते हैं, वही टाइम पे नेट प्रैक्टिस होती थी। तो यार सोचना पड़ा क्या करूं, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इस ऊहापोह में मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया। अरे तो क्रिकेट छूट गया। बट मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ पब्लिक को इफेक्ट करती है वो ये है कि मुकेश खन्ना से आयुष्मान भव कहने का उनको मौका नहीं मिलता, सुनने का मौका नहीं मिलता। सो दिस इज डेस्टिनी आपको लेके आती है। मैं शायद क्रिकेटर बन जाता, एस्ट्रोनॉमर बन जाता, लेकिन मुझे कहना था आयुष्मान भव, तो डेस्टिनी लेकर आई। मुकेश भाई, ठीक है, आप क्रिकेटर नहीं बन पाए, एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाए, जितनी लोग समझते हैं उतना पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन आप मेरी एक बात से सहमत होंगे कि 140 करोड़ लोगों का जो प्यार मिला,
जो सम्मान मिला आपको हम्म, वो अरबों खरबों रुपयों से भी बहुत ज्यादा है, जो Definitely. आपने उनके दिल में जगह बनाई है। हम्म, हम्म, जो बच्चे आज भी आपको प्यार करते हैं, जब जैसे आज मुझसे किसी से बात हो रही थी तो मैंने बताया मुकेश जी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, वो शक्तिमान। तो मुकेश खन्ना के अलावा आपका नाम शक्तिमान, शक्तिमान, भीष्म पितामह भीष्म इस तरह का पितामह। हो जाना और वो पीढ़ियों तक लोग याद रखें, इससे बड़ी इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो उपलब्धि क्या हो सकती है? सकती है? मैं मानता हूँ, मैं पैसों को पैसा तो यहीं छूट जाना है सर। पैसा थोड़ी जाएगा, आप जाएंगे, आप अपने पीछे अपनी नाम छोड़ के जाएंगे, वो जी नाम को ठीक करो। जी चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी आपसे, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू गया, क्योंकि एक आपका एक आयाम मैंने खुलवाया है। जी शायद जानते होंगे लोग, लेकिन फिर अगेन वही बात होती है कि एक तबका जानता है जी आपको, जी जो आपको मान देता है। जी लेकिन जो गूगल वाले हैं, जिनको ये नहीं पता, अरे शैलेंद्र श्रीवास्तव तो ऐसी आंखें बनाते रहते हैं, वो करते ये करते, साहब वो शब्दों से भी खेलते हैं। ये बात मैंने आपको आज करी। अच्छा लगा इंटरव्यू। लेट अस कम टुवर्ड्स द एंड। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने, जो कई बार कहते हो पब्लिक तो बोर हो जाती है मेरी बात को सुनकर हमेशा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 60 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, ये अभी 60वें से आगे चल रहे हैं। 61वां 61वां है पता नहीं, पर इतने पहुंचने के बाद में वही बात रिपीट करनी पड़ती है, तो आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं बार बार वही बोलते हैं, ऐसा बार बार गेस्ट चेंज। तो हम अपनी परंपरा को, जो हमारे देश की, किसी को खाली हाथ मत जाने दो। तो हम, हमारे भीष्म इंटरनेशनल से एक परंपरा है कि हम अपने गेस्ट को अपनी शो की घड़ी आपको देते हैं, क्या बात है, जिसको Thank you. देखकर आप याद रखेंगे कि Thank you आपने so यहाँ much. पर क्या क्या बोला था। और साथ में ये मग है जो आपने देखा यहाँ पर, हाँ हाँ देखा इसमें देखा आप जो है चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, बिल्कुल दूध बिल्कुल पी सकते हैं। मैं इसे अपना सम्मान मानता हूँ और मुकेश जी का, मुकेश भाई का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि अपने इस पटल पर मेरा साक्षात्कार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आप भी चाहते हैं कि ये घड़ी और ये मग आपके घर की भी शोभा बने, आप इस मग में सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी पिएं और घड़ी को दीवार पर टांग कर देख देख कर हमें याद करें, तो आप ये घड़ी पा सकते हैं, क्योंकि ये घड़ी और ये मग अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। इस वीडियो के एंड में उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, देखिए उसे, जाइए उसे, खरीदिए उसे। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, ये थे हमारे आज की शख्स, जिसे हमारे आज की एक शख्सियत लाने वाले एक महानुभाव थे, जिसका मैं आपको हर वीक में अलग अलग लोगों से इंटरव्यू करवाता हूँ। ये आपने अब तक इनके बारे में जो सुना, आपको पता लगा होगा कि बलिया जैसे गांव बोलो या छोटे से कस्बे से निकलकर ये हमारे इस महानगरी के, इस मारामारी वाले बॉलीवुड में आकर कैसे इन्होंने अपना स्थान बनाया, ये आपने सुना। और आपने इनसे सीखा कि भाई आपको विनम्र रहना चाहिए। इनसे आपने सीखा कि आपको अपनी क्राफ्ट समझनी चाहिए पहले। अगर आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग इज ए सीरियस बिजनेस। जैसे हम कभी कभी कहते हैं लाफ्टर इज ए सीरियस बिजनेस, आप उसको इतना इजी मत समझिए कॉमेडी को भी। तो इनके मुंह से हमने सुना, हमें अच्छा लगा। ये शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो अभी तक और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, करेंगे, देखते रहेंगे। इनकी डिमांड है हमारी इंडस्ट्री में, और आजकल तो OTT खुला है। OTT में ऐसे कलाकारों की बहुत आवश्यकता है जो स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, उनका परफॉर्मेंस दिखे, कैरेक्टर में दिखे। चलिए हम अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं, इस आशा के साथ कि अगले हफ्ते एक और नए शख्स को हम लेकर आएंगे, एक नए महानुभाव को लेकर आएंगे, एक नई शख्सियत को लेकर आएंगे, जो कहाँ से होगा मुझे नहीं मालूम, पर आप एंजॉय करेंगे। सो वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का।